जो स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो लेवी एंड इंसिडेंट्स टू पे टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन। सर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो देखिए बेटा, लेवी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। लेवी का मतलब होता है किस पे टैक्स लगाया गया, और इंसिडेंट्स का मतलब होता है कि उसका बर्डन किसको बियर करना पड़ा। जैसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि असेसी पर ही लेवी किया जाता है और उसे ही अपनी इनकम में से वो टैक्स देना होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लेवी भी और इंसिडेंट्स भी दोनों सेम पर्सन पे होते हैं, जिस पे लगाया जाता है उसी की लायबिलिटी होती है कि उसको इनकम टैक्स पे करना है। अब सपोज मेरी इनकम है और मुझे उस पे इनकम टैक्स देना है, तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ कि बच्चों मुझे इनकम टैक्स देना है, प्लीज आप मुझे कंट्रीब्यूट करें? नहीं बोल सकता, ठीक है। वैसे आप स्वीट हो, बोल दूंगा तो आप दे भी दोगे, मुझे पता है, लेकिन नहीं बोल सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लेवी एंड इंसिडेंट्स टू पे टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन। मतलब देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दें। आप रेस्टोरेंट में खाने गए, पिज़्ज़ा आपने लिया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ऐसे टाइम वीडियो लेक्चर नहीं देखे जब आपको भूख लगी हो। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने सपोज एक पिज़्ज़ा लिया, 200 रुपए का पिज़्ज़ा था और आपका बिल आया 210 रुपए का। तो अगर 200 रुपए का पिज़्ज़ा था और आपका 210 रुपए का बिल आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेस्टोरेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा रखी है कि भैया जो भी तुम पिज़्ज़ा बेचोगे उस पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो लेवी किस पे किया गया? लेवी किया गया सप्लायर पे। देखिए जीएसटी एक्ट के अंदर कोई भी सेलर और परचेजर वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड यूज होगा सप्लायर। क्या वर्ड यूज होगा? सप्लायर। तो हम भी सप्लायर बार बार बोलेंगे। तो ये लेवी होता है किस पे इंपोज किया जाता है? किस पे? सप्लायर पे। सर इंपोज करने का मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ सप्लायर टू कलेक्ट टैक्स एंड डिपॉजिट द सेम टू द गवर्नमेंट, और वही गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। अब वो सप्लायर चाहे गुड्स का हो चाहे सप्लायर वो सर्विसेज का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हिंदुस्तान में जीएसटी आने से पहले बहुत सारे नंबर ऑफ टैक्सेस थे, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होती थी। ऑक्ट्राई हो गया, एंटी टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, लगभग 10 से ज्यादा और ऑलमोस्ट 15 अराउंड टैक्सेस ऐसे थे जो बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते थे और जिसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत आती थी बिजनेस करने में। तो उन सबको क्लब करने की जरूरत समझी गई ताकि बिजनेसमैन स्मूथली बिजनेस कर सके। और क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होता था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी स्टार्टिंग हुई ईयर 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने फर्स्ट कमेटी उसके ऊपर बनाई, जिसके हेड जो थे वो असीम दास गुप्ता थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के, जिनको बोला गया कि आप जीएसटी मॉडल डिजाइन करें। फिर आगे केलकर फोर्स 2004 में उन्होंने इसके ऊपर काम किया और फाइनली पी चिदम्बरम जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे 2007-8 में, उन्होंने अपनी बजटरी स्पीच में सबसे पहले इसके बारे में बात करी। बहुत लंबा प्रोसेस रहा। रीजन भी आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पास टैक्स लगाने की पावर है, हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था, वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें सेंटर अपना पावर रखती है, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें स्टेट अपना पावर रखती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों के पास पावर्स है। तो जीएसटी में क्योंकि हमें नंबर ऑफ टैक्सेस को क्लब करना था, हमें स्टेट के टैक्सेस भी लेने थे, सेंटर के भी टैक्सेस लेने थे, तो स्टेट्स की परमिशन होनी भी बहुत जरूरी थी। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी बहुत करनी थी, और करते फाइनली 1 जुलाई 2017 को नेशन वाइड जीएसटी हम अप्लाई कर पाए, जिसमें जम्मू कश्मीर से में वो 8 जुलाई 2017 से जो है वो अप्लाई हुआ। जीएसटी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने सबसे पहले अप्लाई किया, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लगा था 1954 में, और हिंदुस्तान में तो आफ्टर 62 ईयर्स लगा। लगभग 150 से ज्यादा देश आज के टाइम पे जीएसटी को अपना चुके हैं। ये सिर्फ आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूं, कुछ याद नहीं करनी, जो याद करने वाला पार्ट है वो आपके सामने है। देखिए सुनने में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एग्जाम को भी हमें ध्यान में रखना है। हिस्ट्री तो आपको बहुत बताई जा सकती है, लेकिन ठीक है उतनी पता होनी चाहिए कि किसी के सामने खड़े हो तो बेइज्जती ना हो, लेकिन मेन जो हमारा एग्जामिनेशन फोकस है उसे भी हमें नहीं भूला। तो लेवी आपको समझ में आया किसकी ड्यूटी है कलेक्ट करने की? सप्लायर की। लेकिन अगर आप देखो आपको 200 रुपए का पिज्जा कितने का पड़ा? 210 रुपए का। तो अल्टीमेटली उस बर्डन जो आया वो 10 रुपए का, वो किसके ऊपर आया? कंज्यूमर के ऊपर। तो इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन, और लेवी का मतलब होता है कि इंपोज किस पे किया। तो लेवी किया जाता है सप्लायर पे, लेकिन उसका बर्डन आता है कंज्यूमर पे, टू पे टैक्स। लेवी एंड इंसिडेंस टू पे टैक्स ऑन डिफरेंट पर्संस, अनलाइक डायरेक्ट टैक्स वेयर लेवी एंड इंसिडेंस टू पे टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन। ठीक है। एक ही सप्लाई, चलिए आगे बात करते हैं। सपोज मिस्टर ए ने गुड्स बेचे मिस्टर बी को, और वैल्यू ऑफ गुड्स थी 100 और जीएसटी रेट है 18%। तो 100 पे 18% से 18 रुपए, 118 रुपए अमाउंट पेबल बाय कंज्यूमर, यस और नो। जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स जो है दैट इज रुपीस 100 विल बी केप्ट बाय द सेलर, और जो जीएसटी अमाउंट है 18 रुपए का, इट्स अ ड्यूटी ऑफ सप्लायर टू डिपॉजिट द अमाउंट टू गवर्नमेंट। तो जीएसटी का अमाउंट सेलर की जेब में नहीं जाता है, वो उसे गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। ठीक है। तो एंड में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि लेवी का मतलब होता है ड्यूटी टू कलेक्ट एंड डिपॉजिट, और ये किसके ऊपर होती है? सप्लायर पे। बर्डन क्या करता है? इन्फ्लेट द अमाउंट पेबल बाय कंज्यूमर। 100 रुपए का गुड था लेकिन आपको 118 रुपए देने पड़े, तो इट इन्फ्लेट्स द प्राइस या अमाउंट पेबल बाय कस्टमर, और बर्डन आता किसके ऊपर है? ये कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है। अब देखिए 2 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। देखिए बेसिक चल रहा है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, कुछ नहीं है जीएसटी के अंदर। मतलब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ के आ रहे हैं ना, तो आपको मैं बता दूं उसकी सिर्फ 20% मेहनत है जीएसटी में, इतना आसान है, कुछ है नहीं, फ्री के मार्क्स हैं। और आपको ये भी यहाँ बताना चाहूंगा कि आपका कम से कम 80% पेपर प्रैक्टिकल होगा। 15 to 20% अगर थ्योरी होगी भी ना, तो उसमें से भी मान के चलो कि 10% प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी और 10% प्योर थ्योरी होगी। तो ये बहुत आसान है, इसमें नंबर लाना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रास्टेट, देखिए जब भी वर्ड इंट्रा आ जाए ना, इसका मतलब होता है विद इन। क्या? विद इन। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। सपोज कोई दिल्ली का डीलर है, उसने दिल्ली में ही गुड्स बेचे, कोई दिल्ली का डीलर है, दिल्ली में ही गुड्स बेचा, दिल्ली में कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो दिल्ली में ही किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है या इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है। कोई राजस्थान का डीलर है, वो राजस्थान में ही सर्विसेज दे रहा है या राजस्थान में गुड्स बेच रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। जब सेम स्टेट के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स होती है तो उस चीज को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। कोई कर्नाटक का डीलर है, कर्नाटक में ही डील कर रहा है, वहीं पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट हुआ। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब आउटसाइड। आउटसाइड स्टेट मतलब जब आप अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टेट से बाहर। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई राजस्थान का डीलर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, समझ में? या कोई सपोज दिल्ली का डीलर है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप आउटसाइड द स्टेट जब सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। अब जैसे बेटा हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं एंड वी आर एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली, तो दिल्ली में कोई खरीदता है हमारे वीडियो लेक्चर्स, जब आप परचेज करते हैं वहाँ स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो आप दिल्ली सेलेक्ट करते हैं उस समय, तो हम इंट्रा स्टेट कैटेगरी में आ जाते हैं।
लेकिन जब कोई स्टूडेंट दिल्ली से बाहर हमारे लेक्चर्स परचेज करके देख रहा है तो फिर हम इंटर स्टेट कैटेगरी में आ जाते हैं। एक ही सप्लायर इंट्रा स्टेट सप्लाई भी कर सकता है और इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकता है, बट डिफरेंस इतना है कि इंटर स्टेट वर्ड जब यूज होगा इसका मतलब वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट पे गुड्स सप्लाई कर रहा है, और इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा कि वो अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर, अपनी स्टेट की टेरिटरी से बाहर जाकर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। समझ में आई बात? श्योर, फटाफट इसको एक बार सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। पावर टू लीव। चलिए बात करते हैं जीएसटी लगता किसके ऊपर है। देखिए जो आपको नोट्स बनवा रहा हूं ना, सिर्फ आपको उतने नोट्स तैयार करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद जो भी आपके पास मॉड्यूल है, बुक है, आप उसके क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर ली, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। कुछ उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है लॉ में, जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबकी सप्लाई पे, मैंने आपको बताया यहाँ कोई सेल परचेज वर्ड यूज नहीं होता है, वर्ड यूज होता है सप्लाई। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एल्कोहलिक डैश फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नॉट लेविएबल टू जीएसटी। ये गंदी चीज है, ये मदिरा पान, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। है सर जीएसटी नहीं लगेगा इसके ऊपर, ये टैक्स फ्री आइटम है। बेशर्मो टैक्स फ्री आइटम नहीं है, इस पे आज भी वैट एक्साइज ड्यूटी लगता है। एक्चुअली में अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अब मजबूरी है तो बोलना पड़ेगा, किसी भी स्टेट के लिए, राज्य के लिए ये मदिरा पान सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आपको पता ही है सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ लगी होती है। तो कोई भी स्टेट गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो मदिरा पान पे टैक्स नहीं लगाएगा। हर स्टेट ने मदिरा पान पे जो टैक्स है अपने पास ही रखा और उस पर आज भी लोकल वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगती है। तो बेसिकली एल्कोहलिक डैश फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। सेम विद पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ जो एरोप्लेन के अंदर फ्यूल यूज होता है, नेचुरल गैस, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता। बात चल रही है कि इनको जीएसटी में बड़ी जल्दी लाएंगे। रियल स्टेट सेक्टर, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता, स्टेट ही इस पे स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करते हैं। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज किसी ने प्रोवाइड करी तो जीएसटी लगेगा। सपोज मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है और मैंने आपको पॉइंट किया कि बेटा उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, 4 फ्लोर बना दीजिए, तो जो भी आप बिल बना के देंगे साथ में आप मुझसे जीएसटी चार्ज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर की स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आती है इसके ऊपर कि जीएसटी किस पे लगेगा, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, किस पे छोड़ के, मदिरा पान पे नहीं लगेगा। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, रियल स्टेट सेक्टर, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ गए? फिर एक और गंदी चीज, कैंसर, एक तरह से इसके ऊपर भी जो जीएसटी है वो लगेगा। यस, इट इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लीवी एक्साइज ड्यूटी। यूनियन गवर्नमेंट ने इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी पावर रखी है, तो इसीलिए तंबाकू जो है उस पे जीएसटी भी लगता है एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का इसके ऊपर आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है कि स्टेट आइटम्स व्हिच आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी, या व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक डैश एंड जीएसटी, या व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इन जीएसटी, जिसमें ये वाली आइटम्स भी होंगी तो आपको बताना होगा जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो बहुत सिंपल है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जम्मू एंड कश्मीर, चलिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सर सप्लायर को जीएसटी क्या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अपने कस्टमर से चार्ज करना होता है? उसने आज अपनी दुकान खोली है, फर्स्ट डे है, शोरूम उसका आज ही खुला है, या छोटी सी दुकान उसने खोली तो आज ही से वो क्या जीएसटी चार्ज करना शुरू कर दे? नहीं। देखिए अगर कोई सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज एक्सीड करता है 20 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। ये रजिस्ट्रेशन आपको उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर करवाना है जहां से आप सप्लाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर है। तो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करें जिस पे टैक्स लगेगा। सर सपोज पहले साल हमने बिजनेस किया, 15 लाख का टर्नओवर था, जीएसटी नहीं थी। अगले साल 21 लाख का टर्नओवर हो गया तो हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो कितने पे देना पड़ेगा? 21 लाख का टर्नओवर, तो देखो पहले 20 लाख तक नहीं देना, 20 लाख रुपए तक का जब तक टर्नओवर तक जीएसटी नहीं देना। द मोमेंट 20 लाख क्रॉस हुआ आप जीएसटी कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। मतलब इस साल आपको 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है इस पे जीएसटी देना होगा। सर अगले साल टर्नओवर सिर्फ 8 लाख रहा तो अगले साल भी 20 लाख की छूट मिलेगी? नहीं। एक बार आपके बिजनेस पे जीएसटी लग गया, चाहे फिर टर्नओवर 10 रुपए क्यों ना हो, अगले साल एक बार जीएसटी लग गया तो फिर जीएसटी लाइफ टाइम आपके बिजनेस पे लग गया है, आप जीएसटी के स्कोप से एम्बिट से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम जीएसटी लगेगा तो 20 लाख के टर्नओवर तक जीएसटी नहीं देना होगा। उस साल सपोज आपने बिजनेस शुरू किया, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, पहले साल टर्नओवर 15 लाख है, कोई जीएसटी नहीं देना। अगले साल आपको क्या पता था 21 लाख हो जाएगा, 21 लाख टर्नओवर गया तो 20 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, अगले 1 लाख पे जीएसटी देना होगा। अगले साल 8 लाख ही रहा तो भी पहले रुपए से जीएसटी देना है। अगले कह रहा हूं अगले साल 1 लाख ही रह गया तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आई बात? श्योर। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो इनिशियल है थोड़ा, मैंने भी शायद आउट ऑफ एक्साइटमेंट आपको बता दिया कि आपको अच्छा लगेगा सुन के, लेकिन क्वेश्चन करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। हाँ, ये जो 20 लाख की लिमिट है ये 10 लाख ही होगी इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जो 20 लाख रुपए है ये सिर्फ 10 लाख ही रहेगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखा गया अरुणाचल प्रदेश को, असम को, जेएनके, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। टोटल ये हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में 20 लाख की लिमिट, लेकिन बाकी जो है वहाँ ये 20 लाख की लिमिट नहीं है, वहाँ 10 लाख की लिमिट से ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कब जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, होपफुली आपको सारी बातें क्लियर है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एक्सेप्ट जेएनके 10 लाख की वो लिमिट होगी। और कहाँ ऑब्टेन करना है, जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करें। फटाफट से एक बार सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी की। देखिए क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ टैक्सेस को क्लब किया गया और फिर जीएसटी बनाया गया, तो स्टेट्स जो है वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होती। बहुत मीटिंग्स हुई फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उस समय के, बहुत मीटिंग्स हुआ करती थी, क्योंकि स्टेट एग्री नहीं करते थे ना, उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो कोई एक ऐसा मॉडल बनाना था, सबको एग्री करना था कि कैसे रेवेन्यू शेयरिंग होगी, जो जीएसटी से टैक्स कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, वो कैसे शेयर किया जाएगा गवर्नमेंट्स के बीच में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले जो एक बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए, जीएसटी 3 तरह का है। सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी लगता है और जो स्टेट है वहाँ एसजीएसटी। दिल्ली और पांडिचेरी में यूटीजीएसटी नहीं है, वहाँ पे एसजीएसटी है, उन्होंने अपना एक सेपरेट पास कर लिया। और आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिए, कब क्या कैसे लगेगा सब मैं आपको बताता हूँ। तो सीजीएसटी की जब हम बात करेंगे इट मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म आपको बता दी, स्टेट गवर्नमेंट के यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको नोट डाउन करिए फास्ट। अब कब सीजीएसटी लगेगा, कब एसजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा और कब आईजीएसटी हमारा लगेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सेल्स हुई है, क्या बोला मैंने, इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब दिल्ली के डीलर ने दिल्ली में ही माल बेचा, राजस्थान के डीलर ने राजस्थान में ही माल बेचा, या वेस्ट बंगाल के डीलर ने वेस्ट बंगाल में ही बेचा, यूपी के डीलर ने यूपी में ही बेचा, मतलब विद इन द स्टेट अगर सेल हुई है तो उस पर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। मतलब सर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, सपोज दिल्ली का कोई सर्विस प्रोवाइडर है और वो दिल्ली में ही किसी को सर्विस दे रहा है। अब सर्विसेज पे जीएसटी का रेट 18% है, अभी हम लेटर ऑन इस पे भी डिस्कशन करेंगे कब कितना रेट है। तो अगर दिल्ली के सर्विस प्रोवाइडर ने दिल्ली में ही सर्विसेज प्रोवाइड करी और 18% रेट है तो ये रेट हाफ हो जाएगा, 9% लगेगा सीजीएसटी और 9% लगेगा एसजीएसटी। जो भी इंट्रा स्टेट सेल होती है विद इन अ सेम स्टेट, अगर सप्लायर ने सेल करी है तो उसे दो टैक्स चार्ज करने हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर दो टैक्स, ये तो एक ही टैक्स है। अरे बेटा टैक्स एक ही है, जीएसटी 18% ही लगा, लेकिन वो दो पार्ट्स में से स्प्लिट करके लिखेगा। आप कभी बिल देखेंगे, आप कुछ लोकली परचेज करने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वो बाइफरकेटेड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में हाफ ऑफ रेट्स में, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, चंडीगढ़, तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी होता है, ठीक है। क्लियर? कब लगेगा? इंट्रा स्टेट सेल्स में। देखिए सीजीएसटी इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट, लेवी ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। एसजीएसटी यूटीजीएसटी इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर। यूनियन टेरिटरी में यहाँ कौन कौन है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़। दिल्ली एंड पांडिचेरी आर नॉट कवर, वो क्या लगाते हैं? एसजीएसटी, उन्होंने अपना खुद का एक्ट पास कर लिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। और अब आते हैं आईजीएसटी पे। अगर इंटर स्टेट सेल्स हुई है, मतलब सपोज दिल्ली के सप्लायर ने कुछ सेल करे राजस्थान में या वेस्ट बंगाल में, या हमारे वीडियो लेक्चर से बच्चे जो दिल्ली के बाहर खरीद रहे हैं, दिल्ली से बाहर के, उनसे हम क्या चार्ज करेंगे? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो देखिए इंपोज्ड बाय सेंटर, लगाता कौन है? से सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है वो मैं आपको भी डिस्कस करूंगा, आप उसको लेके मत घबराइए कि किसके पास कैसे पैसा जाएगा, दैट्स अ सेपरेट इशू, ठीक है। लेकिन हमें, हमारे लिए ये कंसर्न नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, लाइक दैट। हमें ये पता होना चाहिए कि जो सप्लायर है वो कौन से कस्टमर से कब कौन सा टैक्स चार्ज करेगा। विद इन स्टेट बेच रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ ऑफ करके चार्ज करेगा, आउटसाइड द स्टेट बेच रहा है तो क्या चार्ज करेगा? फ्लैट आईजीएसटी। लगाता कौन है? सेंटर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट, लेवी ऑन इंटर स्टेट सेल्स, ठीक है। तो अगर समराइज करें तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी यूटीजीएसटी फ्रॉम हाफ ऑफ रेट्स। फॉर एग्जांपल इफ जीएसटी रेट इज 18%, सीजीएसटी इतना लगेगा 9% और एसजीएसटी यूटीजीएसटी 9%। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आउटसाइड द स्टेट तो उस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। जीएसटी रेट 18% है तो हम उसे किस नाम से चार्ज करेंगे? आईजीएसटी के नाम से 18%, ठीक है। तो आप चाहिए इनवॉइस एक बार चेक करिए अपना, जो आपने कोर्स परचेज किया उस पे हमने क्या चार्ज किया एक बार जरा चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो ये था कि जीएसटी किस तरीके से सप्लायर अपने कस्टमर से चार्ज करता है। फटाफट इसके नोट्स बनाइए फास्ट। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं जीएसटी के अंदर आई आपकी कुछ अमेंडमेंट्स की। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि सीजीएसटी इज इंपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट, लेवी ऑफ इंट्रास्टेट सेल पर लगता है। इसी तरह आपका एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इंपोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो देखिए फाइनेंस एक्ट 2020 से एक वर्ड ऐड किया गया यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन के अंदर। दिल्ली और पुडुचेरी आपके ऐसे दो यूनियन टेरिटरी है जहां पर एसजीएसटी लगता है। तो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन के अंदर देखिए आप दो वर्ड्स ऐड कर लीजिए, एक है आपका लद्दाख और दूसरा है आपका अदर टेरिटरी। अदर टेरिटरी वर्ड आपका फाइनेंस एक्ट 2020 से ऐड किया गया है और लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी में अब आता है। अदर टेरिटरी का यहाँ पर मतलब क्या है इसको समझने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए मीनिंग ऑफ अदर टेरिटरी। अदर टेरिटरी का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, द एक्सप्रेशन अदर टेरिटरी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टेरिटरीज दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी स्टेट इंक्लूडिंग द 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर बीइंग दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी एंड एक्सक्लूड्स द यूनियन टेरिटरीज। क्या मतलब इसका देखिए, ऐसी टेरिटरी जो किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड नहीं की गई हैं वो यहाँ पर अदर टेरिटरीज के अंदर आ जाएंगी। देखिए ऐसा कोई खास इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड कर दी गई है अदर टेरिटरी, तो आप भी अपने नोट्स में इस चीज को ऐड कर लीजिए। तो ये थी आपकी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 से अंडर द चार्ज ऑफ जीएसटी। इस चीज को प्लीज नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, अब समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा ये वर्ड आपने मेरे साथ पहले भी बहुत बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हम अब करेंगे। आइए, सपोज मिस्टर ए एक डीलर है, गुड्स में डील करते हैं किसी भी तरह के। उन्होंने गुड्स परचेज करे 100 रुपये के और जीएसटी पे किया उस पर 10 रुपये, टोटल कितना हो गया? 110 रुपये जो उन्होंने पे किया। 100 रुपये के गुड्स परचेज करके उन्होंने उसे सेल कर दिया 150 रुपये का, और अपने कस्टमर से 15 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया, टोटल हो गया कितना? 165। अब आप ये मत सोचना कि जीएसटी कौन सा है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अभी नॉर्मल चीज हमें समझनी है, उस पर फोकस करिए। तो मिस्टर ए ने परचेज करी 100 रुपये की, जीएसटी पे किया 10 रुपये, फिर उसी को सेल किया 150 रुपये में और उस पर कस्टमर से जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ? 15%, टोटल 165। अब जो उन्होंने सेल के टाइम पे ये जीएसटी कलेक्ट किया है, ये इन्हें किसको जमा करवाना है? गवर्नमेंट को। यस और नो? जो भी आप सेल पे जीएसटी कलेक्ट करते हो वो आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, लेकिन पूरा का पूरा 15 रुपीज जमा नहीं करवाना। जो आपने परचेजेस के टाइम पे जीएसटी पे किया, जो भी जीएसटी पे किया, कितना पे किया? 10 रुपये, इसको आप सेट ऑफ करके मतलब 15 रुपये आपने कलेक्ट किया, परचेजेस के टाइम पे आपने 10 रुपये जो है ऑलरेडी पे किया, तो आपको सिर्फ 5 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवाने की जरूरत है। मिस्टर ए हैज टू डिपॉजिट ओनली ₹5 टू द गवर्नमेंट, दैट इज आफ्टर एडजस्टिंग द जीएसटी पेड ऑन परचेजेस।
समझ में आई बात? और ये जो आप एडजस्ट कर रहे हो, सिर्फ 5 रुपए जमा करवा रहे हो, 15 रुपए जमा नहीं करवा रहे, आप सिर्फ 5 रुपए जमा करवा रहे हो, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस कैन बी एडजस्टेड और यू कैन से यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ जीएसटी कलेक्टेड या जीएसटी लायबिलिटी। आपकी जीएसटी लायबिलिटी थी 15 रुपए की, लेकिन उस 15 रुपए में से 10 रुपए जो आपने जीएसटी पे किया परचेजेस के टाइम पे, वो यूटिलाइज हो गया। बैलेंस आपका कितना बचा? बैलेंस बचा सिर्फ और सिर्फ आपका 5 रुपए जो आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे भाई आईटीसी क्या है? क्या ना हमारे सर ने बड़े सिंपल वर्ड्स में बताया है। अरे कभी अपने सर का भी नाम ले लिया करो कि जो भी आपने परचेजेस के टाइम पर टैक्स पे किया, जीएसटी पे किया, उसको आप एडजस्ट कर लेते, यूटिलाइज कर लेते टू पे ऑफ योर जीएसटी कलेक्टेड, उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ गई बात? श्योर। अब ये तो समझ में आ गया आईटीसी क्या है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। वो क्या? अगर आपने सीजीएसटी पे किया है, क्या पे किया है? सीजीएसटी परचेजेस के टाइम पे, यहाँ पर सारी परचेजेस की चीज़ है। अगर आपने परचेज करते समय सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे किया है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो आपने सीजीएसटी कलेक्ट किया है, कलेक्ट कब करोगे? सेल्स के टाइम पे। तो जो आपने परचेजेस के टाइम पे सीजीएसटी पे किया है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो आपने सीजीएसटी कलेक्ट किया है सेल्स पे, उसको आपस में सेट ऑफ किया जाए। सेकंड प्रायोरिटी पे आप सेट ऑफ करोगे आईजीएसटी को। सर ये क्या बोला आपने? सारा दिमाग के ऊपर से चला गया, यही ना? चलो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए ना पूरा का पूरा एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, तब ये वाली चीज़ समझ में आएगी। आप फॉर द टाइम बीइंग एक काम करिए, ये वाला जो पार्ट है इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, फिर जो ये क्रॉस यूटिलाइजेशन वाली पार्ट है न्यूमेरिकल से हम आपको समझाते हैं। वीडियो पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत सिंपल। मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है राजस्थान के, हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यू ₹1 लाख टू मिस्टर बी। उन्होंने 1 लाख रुपए के गुड्स मिस्टर बी को बेचे, जो कि डीलर है कहाँ पर? राजस्थान में। ए भी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले ए ने सेल करी है मिस्टर बी को, ठीक है? दोनों जो हैं वो कहाँ पर हैं? ये भी राजस्थान में है और ये भी राजस्थान में है। तो कहना ही से कि ये जो सेल्स हुई है ये इंट्रा स्टेट सेल्स है, ये सुनो। और मिस्टर ए जो है इस पे सीजीएसटी चार्ज करेंगे एज वेल एज एसजीएसटी चार्ज करेंगे हाफ ऑफ रेट से। भाई इतना तो आपको याद आना चाहिए, हाँ या ना? चलो, मिस्टर बी ने सप्लाई किए गुड्स मिस्टर सी को इन राजस्थान। बी ने फिर आगे वो किसको सप्लाई किए? मिस्टर सी को, और वो भी कहाँ पे किए? राजस्थान में। तो ये भी एक तरह से क्या है? इंट्रा स्टेट सेल्स, ये सुनो। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20% वैल्यू एडिशन करके, ओके, मतलब 1 लाख की चीज उन्होंने 1,20,000 में बेची। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए एंड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, मतलब सीजीएसटी 9% होगा, एसजीएसटी भी 9% होगा। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए बात की बात है, बड़ा सिंपल है। ए ने बी को बेचा, ये सुनो, कितने का बेचा? वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपए। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 1 लाख, और ए जो है उसने सीजीएसटी चार्ज करेगा 9%, एसजीएसटी चार्ज करेगा 9%, 9,000। टोटल प्राइस जो आया वो कितना आ गया? टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए फ्रॉम मिस्टर बी फॉर गुड्स, या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए फ्रॉम मिस्टर बी 1,18,000। ये सुनो पक्का। देखिए इसमें भी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स द सप्लायर वुड चार्ज दिस एंड दिस, डज द टैक्स टू बी लेविड बाय मिस्टर ए ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर बी विल बी एज अंडर। क्लियर है? श्योर। ए ने बी को बेचा। अब बड़े ध्यान से देखिए, ए जो है मैन्युफैक्चरर है, उसकी कोई हमारे पास परचेज की डिटेल्स नहीं है, कुछ गिवन है नहीं, तो हम मानेंगे कि मिस्टर ए के पास कुछ भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए नहीं है। भाई ए के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं गिवन। ए बोला गया कि ए ने जो है वो सेल किया, कुछ लिखा है कि उनकी परचेजेस की डिटेल नहीं है हमारे पास। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद बी ने गुड्स बेचे किसको? सी को 20% वैल्यू एडिशन पे। तो 1 लाख के गुड्स कितने के बेचे? एक 20% होगा 1,20,000 के, और उस पे फिर 9% से सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया होगा 10,800 कितना हो गया? 141,600। यस और नो? श्योर, क्लियर। अब बी ने सी से सीजीएसटी चार्ज किया 10,800, एसजीएसटी चार्ज किया 10,800। किसने किया? बी ने सी से। और ए ने बी से किया था सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज। तो देखा जाए अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी ने जब परचेज करी तो उसने सीजीएसटी भी पे किया एज वेल एज एसजीएसटी भी पे किया, और कितना कितना पे किया? 9,000। और जब सेल करी तो सीजीएसटी कलेक्ट किया, एसजीएसटी कलेक्ट किया, कितना कितना कलेक्ट किया? 10,800। ये सुनो, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं है, ए ने परचेजेस की कोई डिटेल ही नहीं थी उसकी। बी का क्लियर है आपको? अब बी क्या करेगा? ध्यान से देखिए, बी ने जो सेल पे अमाउंट कलेक्ट किया है ये किसको जमा करवाना है? गवर्नमेंट को। लेकिन जो परचेजेस पे सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो लेगा, हाँ ना? तो कैसे लेगा? देखो, सीजीएसटी पेबल 10,800 है। देखो सीजीएसटी का क्रेडिट मिलता है सीजीएसटी के अगेंस्ट, जो आप सीजीएसटी 10,800 है ना, आप क्रेडिट लोगे परचेजेस का, तो ये जो परचेजेस में सीजीएसटी है इसका क्रेडिट आप सेट ऑफ करते हो सीजीएसटी के अगेंस्ट। लेस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी 9,000। तो सीजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया? 1,800 रुपये। यही बात इसमें लिखी गई थी कि जो सीजीएसटी आपने परचेजेस में पे किया है उसको आप सेट ऑफ करोगे सीजीएसटी के अगेंस्ट, और अगर सीजीएसटी सफिशिएंट नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी आईजीएसटी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि परचेजेस के टाइम पे आपने एसजीएसटी पे किया है और सेल के टाइम पे आप सीजीएसटी से उसे सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज्ड, क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सीजीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल के टाइम पे जो आपने सीजीएसटी कलेक्ट किया दोनों को सेट ऑफ कर सकते हो। सीजीएसटी सफिशिएंट नहीं है तो यू कैन गो फॉर आईजीएसटी। सेम वे एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ है, उसका सेट ऑफ आपको किसके साथ मिलेगा? सीजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ मिलेगा, और वो सफिशिएंट नहीं है तो किसके साथ मिल जाएगा? आईजीएसटी के साथ। लेकिन सीजीएसटी का सेट ऑफ एसजीएसटी से या एसजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी से ये क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर अगर ये सोचें कि 10,800 है, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी 9,000 ले लिया, और बाकी जो 1,800 बचे वो हम एसजीएसटी का क्रेडिट ले लें, ये पॉसिबल नहीं है। सीजीएसटी का क्रेडिट आप ले सकते हैं लेकिन अगेंस्ट सीजीएसटी पेबल, तो बाकी जो सीजीएसटी है वो आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा 1,800 रुपये, ठीक है। अब बात आती है एसजीएसटी की। एसजीएसटी कितना है? 10,800 है, ये सुनो, 10,800 लिया था आपने कस्टमर से, देखो यहाँ पर, तो एसजीएसटी इज 10,800, और एसजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी का क्रेडिट आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, कितना है यहाँ पर? देखिए इट्स 9,000।
ठीक है, तो आपका एसजीएसटी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट कितना हो गया 1800। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन क्यों पॉसिबल है। सीजीएसटी का सीजीएसटी के अगेंस्ट है, एसजीएसटी का एसजीएसटी के अगेंस्ट है, और इन केस इट्स नॉट सफिशिएंट तो आईजीएसटी से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि इससे रेवेन्यू लॉस होगा। रेवेन्यू लॉस होगा इन द सेंस, भाई सीजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाना है, एसजीएसटी का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट पे आना है, वो कैसे मान जाए कि हम एक दूसरे से सेट ऑफ दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू चाहिए, आया ना। आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको बात समझ में आएगी। क्लियर है, बी को कैसे क्रेडिट मिलेगा। एक ही अगर हम बात करें तो कोई परचेजेस की डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन सेल के टाइम पे उसने सीजीएसटी कलेक्ट किया 9000, एसजीएसटी कलेक्ट किया कितना 9000, तो उसे ये एज इट इज गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। उस पर परचेज का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। समझ में आया। तो ए सीजीएसटी जमा करवाएगा 9000, यस और नो, और एसजीएसटी जमा करवाएगा 9000। बी सीजीएसटी जमा करवाएगा 1800 और एसजीएसटी जमा करवाएगा 1800। तो स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ए ने जब बी को सप्लाई की तो 9000 रुपये उसने सीजीएसटी जमा करवाया, ये देखिए, और 9000 रुपये एसजीएसटी, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बना। बी ने कितना कितना जमा करवाया 1800, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू 10,800। समझ में आ गया, श्योर। तो मेन चीज़ जो आपको समझानी थी, उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई कि एक्जैक्टली चीज़ें मूव किस तरीके से करती हैं, क्या उनके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक है, किस तरीके से वो चलती हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ याद रखना है कि सीजीएसटी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जिससे हमें उसे सेट ऑफ करना है वो क्या है, सीजीएसटी। नहीं है सफिशिएंट तो आईजीएसटी से कर सकते हैं, बट एसजीएसटी से नहीं कर सकते। सेम वे एसजीएसटी यूटीजीएसटी को एसजीएसटी यूटीजीएसटी से कर सकते हैं, नहीं सफिशिएंट तो आईजीएसटी से कर सकते हैं। ये सेल्स के टाइम का है और ये परचेजेस के टाइम। ठीक है, इस आईजीएसटी आपने पे किया है परचेजेस के टाइम पे, तो उसको सेट ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी है आईजीएसटी, सेकंड प्रायोरिटी है सीजीएसटी, और फिर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम उसे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये अभी के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन वक्त के साथ ही आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। आप मोटा मोटा सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते। समझ में, उनका ये नहीं हो सकता कि आप सीजीएसटी सेल के टाइम पे ले लो और आप पे इनपुट टैक्स पड़ा है एसजीएसटी का, आप उन्हें सेट ऑफ कर लो। दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। समझ में, हाँ आईजीएसटी में ऐसा इशू नहीं आता, आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से, वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर सीजीएसटी से, और फिर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर एसजीएसटी से भी हम सेट ऑफ करवा सकते हैं। ये एक बार चार्ट जो है एकदम हाईलाइट करके अपने दिमाग में रख लो आप अच्छे से, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, और ये आपका पूरा का पूरा हमने समझा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और कैसे जीएसटी में उसका हम बेनिफिट लेते हैं। समझ में आएगा, फटाफट से नोट करिए फास्ट ले लेके। चलिए एग्जांपल 2 समझते हैं, और इसमें हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कैसे ये रेवेन्यू शेयरिंग होती है। तो मिक्सअप क्वेश्चन है, पुराना कॉन्सेप्ट भी और नई चीजें भी सीखेंगे। मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, हैड सप्लाइड गुड्स वैल्यूड ऑफ ₹1 लाख टू मिस्टर ए, अ डीलर इन राजस्थान। उन्होंने राजस्थान में ही गुड्स सप्लाई की हैं एक्स ने ए को, तो इंट्रास्टेट है, ये सुनो क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर ए सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर बी इन मध्य प्रदेश। ए ने आगे सप्लाई किए बी को मध्य प्रदेश में, हमें मतलब नहीं, हमें इंट्रा और इंटर देखना होता है, इट्स इंटर स्टेट सप्लाई। तो व्हाट ए विल चार्ज द आईजीएसटी आफ्टर मेकिंग द वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। ओके, तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन थी वो 1 लाख की थी, यहाँ 1 लाख प्लस 20% कितने की हो गई, 1,20,000 रुपये की, जिसपे आईजीएसटी चार्ज होगा। मिस्टर बी फर्दर सप्लाई द गुड्स टू मिस्टर सी इन मध्य प्रदेश। बी ने आगे सप्लाई किए सी को। एग्जाम में देखो आप ऐसे ही करो, इससे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो बी ने सी को इंट्रा स्टेट सप्लाई करी, ठीक है, आफ्टर मेकिंग द वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। ओके, तो इंट्रा स्टेट करिए तो यहाँ पर तो सीजीएसटी चार्ज होगा और एसजीएसटी चार्ज होगा, और 1,20,000 प्लस 20% वैल्यू एडिशन हो गया तो 1,44,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय एक्स ए बी। एक्स ए और बी ये तीनों कितना कितना टैक्स देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन, एज्यूमिंग जीएसटी रेट इज 18%। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 18 ही रहेगा, यहाँ 9% हो जाएगा। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट। तो ये पार्ट अलग है जो हमें सीखना है, जिसके स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर है, बाकी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एक्स ने ए को 1 लाख रुपये के गुड्स बेचे, तो उस पर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% चार्ज करेगा, 9,000 रुपये, ये सुनो पक्का श्योर। और एक्स क्योंकि फर्स्ट टाइम डीलर है, फर्स्ट टाइम सप्लायर है, उस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स टू मिस्टर ए ऑफ राजस्थान, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 1 लाख, जी सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, तो टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 1,18,000। कोई दिक्कत इसमें, श्योर, क्लियर है पक्का। मिस्टर एक्स इज द फर्स्ट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड हेंस डज नॉट हैव एनी क्रेडिट ऑफ दिस एंड दिस। अब एक्स ने ए को सप्लाई कर दी, ए ने आगे किसको बेचा, बी को, कितना वैल्यू एडिशन किया, 20%, 1,20,000 हो गया। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 1 लाख का 120%, 1,20। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट ए विल चार्ज, ए विल चार्ज आईजीएसटी बिकॉज ही इज मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। देखिए वंस आपने चार्ट बना दिया, क्वेश्चन देखना ही नहीं आपको, क्वेश्चन नहीं देखना आपको, सिर्फ ये चार्ट देखना है, इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी चार्ज होगा 18% से, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, तो 1,20,000 का जो 18% है 21,600 रुपये चार्ज हुआ, ये सुनो। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी फ्रॉम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स दैट इज 1,41,600। कोई डाउट इसके अंदर, श्योर। अब अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ए ने परचेजेस के टाइम पे क्या क्या पे किया, सीजीएसटी पे किया एज वेल एज एसजीएसटी पे किया, कितना कितना 9,000, और सेल के टाइम पे आईजीएसटी चार्ज किया, कितना चार्ज किया भाई, अब यहाँ पे था तो सही 21,600। ये सुनो, हमें पता है कि सेट ऑफ अलाउड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, कैसे लेते हैं याद करो। आईजीएसटी अगर आपने सेल के टाइम पे कलेक्ट किया है तो आईटीसी लेना है, तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आईजीएसटी। देखिए यहाँ सिखाया था आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आईजीएसटी। बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें तो ए के पास परचेजेस के टाइम का कोई भी आईजीएसटी नहीं है, ठीक है, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है क्या, सेकंड प्रायोरिटी होती है सीजीएसटी। तो हाँ सीजीएसटी तो है,
9,000 रुपये का, और फिर थर्ड प्रायोरिटी होती है SGST 9,000 रुपये का। तो आप देखिए IGST पेबल 21,600, लेस क्रेडिट ऑफ CGST, लेस क्रेडिट ऑफ SGST। सीक्वेंस ध्यान रखना, अगर आपने SGST एग्जाम में पहले लिखी और CGST बाद में लिखा, आपका क्वेश्चन कट जाएगा, 0 मार्क्स हो जाएंगे। चंद्र सर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्योंकि देखो इतना क्लियर आपको बता दिया ना, इससे ज़्यादा क्या होता है कि IGST की फर्स्ट प्रायोरिटी IGST, सेकंड प्रायोरिटी CGST, थर्ड प्रायोरिटी है IGST नहीं है, ठीक है बात अलग है, लेकिन उसके बाद आपको सेट ऑफ दिखाना है पहले CGST से और फिर SGST से। तो IGST पेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है 3600 रुपये, समझ में आई बात? द IGST चार्ज ऑन मिस्टर बी ऑफ मध्य प्रदेश फॉर सप्लाई गुड्स विल बी रिमिटेड बाय मिस्टर ए। ये जो है अभी आपको नहीं देखना, क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू की शेयरिंग, इसके लिए मेरे को आपको स्पेशल पॉइंट्स पढ़ाने हैं। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आता है कि एक्स का ट्रीटमेंट क्या हुआ और ए का, क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो डाउट बॉक्स में। अच्छा होगा ही नहीं मुझे पता है। चलिए अब बात करते हैं बी की। बी ने आगे उसको किसको बेचा, सी को, और इंट्रा स्टेट सप्लाई उसने करी। ठीक है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसने परचेजेस के टाइम पर क्या पे किया है, IGST पे किया है कितना, उसने IGST पे किया है 21,600 रुपये, और सेल के टाइम पर अब उसको कलेक्ट क्या करना है, CGST और SGST। यस और नो? कितना कितना, ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,44,000, 20% वैल्यू एडिशनल चार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, 144, 9% CGST, 9% SGST, 12,960, 12,960, 144 का 9%, और सेम वे यहाँ पर 144 का 9%। ठीक है, दिस इज द अमाउंट चार्ज बाय बी फ्रॉम सी 169920। अब कैसे यूटिलाइजेशन होगा, बड़े ध्यान से देखिए। बी ने सेल के टाइम पे 12,960 एंड 12,960 ये जो है अपने कस्टमर से चार्ज किया, और परचेजेस के टाइम पे क्या पे किया है, IGST। क्रॉस यूटिलाइजेशन करना है किस तरीके से होगा बताइए। CGST आपको जमा करवाना है 12,960, CGST को हम पहली कोशिश करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, CGST से सेट ऑफ हो जाए, नहीं है तो फिर IGST से। यस और नो? तो अगर आप देखें IGST है आपके पास 21,600 का इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में। यस और नो? तो आप क्या करेंगे, 12,960 है जो CGST पेबल था, आप IGST का क्रेडिट ले लेंगे। CGST का नहीं है तो हम नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी पे IGST को ले सकते हैं। यस और नो? और पूरा का पूरा 12,960 ले लेंगे, जबकि क्योंकि हमारे पास जो है वो कितना बचा हुआ है, 21,600 रुपये का क्रेडिट है। तो 21,600 में से 12,960 रुपये हमने CGST को पे करने के लिए यूज करें, तो CGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया, नहीं। अब हमने SGST कितना चार्ज किया है, 12,960 रुपये चार्ज किया है। यस और नो? तो 12,960 रुपये ये हमें अपने गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। अब SGST पेबल जो SGST आपने परचेजेस के टाइम पर पे किया है उससे सेट ऑफ होता है, और अगर वो SGST आप पे नहीं है तो आप फिर IGST यूज कर सकते हैं। अरे सब तो बताया यहाँ पर, देखो SGST को पहली प्रायोरिटी SGST से सेट ऑफ करो, नहीं है तो फिर IGST से सेट ऑफ करो। यस और नो? तो अब 21,600 में से 12,960 तो आप यूटिलाइज कर चुके हैं। यस और नो? तो अगर आप देखें 21,600 में से अगर आप 12,960 यूटिलाइज कर चुके हैं तो आप पे बचे कितने, 8,640 रुपये। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए 12,960 है SGST, 21,600 में से 12,960 या 8,640 रुपये जो है वो आप यूज करें, तो आपका SGST पेबल कितना है, 4,320। क्लियर? ये चीज़ अभी नहीं देखनी, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। देखो मोटी मोटी चीज़ें आप याद रख लो, सीधी सी बात, और कुछ नहीं, वो ये चार्ट है। अगर आपके पास CGST परचेजेस का पड़ा है तो सेल के CGST से पहले सेट ऑफ करोगे, नहीं तो IGST से करोगे। SGST को SGST से सेकंड प्रायोरिटी IGST, IGST में फर्स्ट IGST, सेकंड CGST और थर्ड SGST। बस एक चीज़ ले लेके पूरी राम कहानी का क्रक्स, CGST और SGST को क्रॉस यूटिलाइज नहीं करना। ये कहानी जिसको समझ में आ गई उसका GST धन्य है, ले लेके कहानी सिर्फ इतनी है, समझ में आई बात? अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे इसमें प्लान होगा इसी क्वेश्चन में। उससे पहले आप एक बार ये सारा का सारा नोट करिए, नोट क्या करना है कोशिश करिए, खुद करें, और जहां आपको गलती लगे, दिक्कत है, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन से चेक करिएगा। चलिए चलिए अब समझते हैं कि गवर्नमेंट्स के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है। देखिए बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ें आपके सामने रखी हैं। टेक्निकली तो आप उसे जितना मर्जी कुछ चाहिए, लेकिन हमें एग्जाम का भी ध्यान रखना है। कहीं ये ना हो कि टेक्निकली तो हम बहुत एक्सपर्ट बन रहे हैं लेकिन एग्जाम में हम गोल हो गए। तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके चलना है। इसीलिए यहाँ पर शुद्ध हिंदी में भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में क्विक रिकॉल में दिक्कत ना आए। देखिए जीएसटी जो है वो एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है कि जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होंगे रेवेन्यू उसका माना जाएगा। मतलब सर, मतलब बेटा सिर्फ इतना सा है कि अगर दिल्ली का कोई सप्लायर राजस्थान में गुड्स बेच रहा है, दिल्ली का सप्लायर गुड्स बेच रहा है राजस्थान में, तो राजस्थान जो है ये है कंजम्पशन पॉइंट जहाँ कंजम्पशन होगा। यस और नो? मानते हो इस चीज़ को आप? या इसको हम बोल सकते हैं कि ये है इंपोर्टिंग स्टेट जो कि गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और दिल्ली जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जो जीएसटी है वो एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली ने माल बेचा राजस्थान के सप्लायर को, तो उस पर जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो कायदे से जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू बनता है। आप मेरी बात समझे? जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, रेवेन्यू ऑफ जीएसटी एक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट। मतलब दिल्ली का सप्लायर राजस्थान के सप्लायर को अगर माल बेच रहा है, राजस्थान के कस्टमर को माल बेच रहा है, तो कंजम्पशन उसकी राजस्थान में हो रही है, और क्योंकि कंजम्पशन उसकी राजस्थान में हो रही है तो जो भी उस पर जीएसटी कलेक्ट किया गया है उसका रेवेन्यू किसको जाना चाहिए, राजस्थान को। हाँ या ना? शो। अब इसका मॉडल कैसे डिजाइन किया जाए, किस तरीके से ये सब इंश्योर किया जाए, क्योंकि इंटर स्टेट सेल्स पे IGST चार्ज होता है और इंटर स्टेट सेल पे CGST और SGST चार्ज होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। ये आपको मेन समझ में आना चाहिए कि इट्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जिस रेवेन्यू SGST का उसको मिलेगा जो कंज्यूमिंग स्टेट है। अब इसके लिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया गया, बड़े ध्यान से समझना वो क्या है। अगर SGST पे करने के लिए IGST यूज किया, मतलब सपोज एक डीलर है, सप्लायर है मिस्टर डी, ठीक है, उसने सेल करी और सेल के टाइम पर उसने SGST और CGST कलेक्ट किया, ठीक है, ये दो चीजें उसने कलेक्ट की, और उसने जो परचेजेस करी थी उस परचेज पे उसने IGST पे किया था, ठीक है। तो इस SGST को पे करने के लिए क्या वो IGST यूटिलाइज कर सकता है? कर सकता है, ये हमने सीखा था, ठीक है। SGST को पहले SGST से करना है, बट नहीं है तो आप IGST भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या नहीं से अगर SGST पे करने के लिए IGST यूज किया है, हाँ या नो? शो। तो इस केस में क्या होता है, देखो ये आपने सेल करी, सपोज डी जो है वो दिल्ली से है,
ठीक है, और उसने सेल भी दिल्ली में ही करी, तभी उसने एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज किया, बट उसकी जो परचेजेस थी वो वेस्ट बंगाल से थी। बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझना। अब उसने क्या किया, परचेज करी वेस्ट बंगाल से, सेल कर रहा है वो दिल्ली के अंदर। अगर एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी यूज किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतना अमाउंट स्टेट को ट्रांसफर कर देगी। ये क्या है सर? देखो, आईजीएसटी का जो भी पैसा आता है ना, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बाइफरकेट करती है, बांटती है बिटवीन द स्टेट्स। देखो, सीजीएसटी का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट पे जाना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईजीएसटी का जो भी पैसा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है। और उस पैसे को कैसे बांटा जाता है? बड़ा ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर जो दिल्ली का सप्लायर था मिस्टर डी, उसने एसजीएसटी को पे करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? आईजीएसटी का, हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता एसजीएसटी की फॉर्म में, वो अब नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो जो भी एसजीएसटी था वो सारा आईजीएसटी से सेट ऑफ हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ रही है? दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिल पाया। तो दिल्ली गवर्नमेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना उस डीलर ने आईजीएसटी को यूटिलाइज किया है एसजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए, उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को पे कर देगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी आपको 20% बात समझ में आई है सर, इतना आसान नहीं है। रिलैक्स हो जाओ एकदम, चलो जाओ, प्यास लग रही है पानी पी लो। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार तो मुझे ही समझाना पड़ेगा, और 2 बार आपको एक्स्ट्रा वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी यूज किया, एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी यूज किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना अमाउंट स्टेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना अमाउंट स्टेट को ट्रांसफर कर देगी। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, दोबारा रिपीट करो, पेन चेंज कर लो, थैंक यू। मिस्टर दी है दिल्ली के, सेल करी, क्या चार्ज किया? सीजीएसटी एसजीएसटी। परचेज कहाँ से करी थी? वेस्ट बंगाल से, क्या पे किया उस पर? आईजीएसटी, ठीक है। अब ये जो सेल पे सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया है, किया इनके, इसको आपने पे करना है मिस्टर डी ने, तो आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं, हाँ या ना? सर इसे वैल्यूज की टर्म्स में ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बेटा वो क्वेश्चन मेरे पास पूरा है, तो आप घबराओ मत, चलो मैं इसी पे आ जाता हूँ, आपके लिए मैं इसी पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आपको बी का किस्सा याद हो, बी ने सेल के टाइम पे सीजीएसटी और एसजीएसटी इतना इतना कलेक्ट किया, और आईजीएसटी पे किया था 21,600 रुपये परचेजेस के टाइम पे, ठीक है। अब जब डिपॉजिट करवाने की बारी आई, तो बी के केस में क्या हुआ था? सीजीएसटी से पहले आईजीएसटी सेट ऑफ हो गया था 12,960, और फिर जो 21,600 में से 12,960 बचा 8,640 रुपये, एसजीएसटी पेबल से उसे हमने सेट ऑफ करवा के 4,320 रुपये जमा करवा दिए। ये सुनो, तो इस केस के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था? इस केस के अंदर अगर हम बात करें, तो इस केस के अंदर 8,640 रुपये का एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी का यूज हुआ। अब इतना तो समझ जाओ, हाँ या ना? श्योर। तो उतना अमाउंट कितना? 8,640 रुपये, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी टू स्टेट गवर्नमेंट। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? भाई कहाँ पर हुए थे डील? मध्य प्रदेश में ना। आप देखो, मिस्टर बी फर्दर सप्लाइड द गुड्स मिस्टर सी ऑफ मध्य प्रदेश, ये सुनो, तो इतना अमाउंट 8,640 सेंट्रल गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट को दे देगी। सिंपल सा लॉजिक है एकदम। अगर एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी यूज किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतना अमाउंट स्टेट को ट्रांसफर कर देगी। अब समझ में आया? सर 70% आ गया, 30 तो अभी भी बचा हुआ है, वो भी आ जाएगा, शांति रखो आप। 20 से 70 पे आप आ चुके हो। अगर आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी यूज किया, तो स्टेट गवर्नमेंट उतना अमाउंट सेंटर को ट्रांसफर कर देगी। क्या ये सर? ध्यान से देखो, मिस्टर ए सेल करी थी, आईजीएसटी 21,600 रुपये सेल पे चार्ज किया, परचेज के टाइम पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने इतना इतना पे किया था। ये सुनो, अब ये आईजीएसटी के लिए आपने क्या किया था? याद करो, सीजीएसटी का भी क्रेडिट ले लिया, एसजीएसटी का भी ले लिया था 9,000 का, 3,600 रुपये जमा करवाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ या ना? कैन आई से कि 9,000 रुपये का आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी यूज हुआ। ये सुनो, लिया नहीं आपने क्रेडिट? देखो क्या बात कर रहे हो, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी 9,000 रुपये। भाई आपको 21,600 जमा करवाने थे, आपने 9,000 तो ये इस्तेमाल किए, तो 9,000 रुपये का आईजीएसटी पे करने के लिए आपने आईजीएसटी यूज किया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आईजीएसटी पे करने के लिए आपने एसजीएसटी यूज किया, तो स्टेट गवर्नमेंट को उतना अमाउंट सेंटर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब 9,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर बाय कौन? अब देखो जरा, एक कहाँ का डीलर था? राजस्थान का, सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर बी इन मध्य प्रदेश, तो 9,000 रुपये जो है वो ट्रांसफर करेगी कौन? राजस्थान गवर्नमेंट। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसने कलेक्ट किया। समझ में आई बात? श्योर। तो बहुत सिंपल, ये जो हिंदी में लिखा, देखो इंग्लिश पढ़ोगे तो सीधा और ही कंफ्यूज हो जाओगे। अभी पहले हिंदी में कमांड ले लो, फिर इंग्लिश पढ़वाता हूँ इसकी। सीधी सी बात इतनी ध्यान रखनी है, जीएसटी जो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहां उसका कंजम्पशन हो रहा है ना, उस स्टेट का रेवेन्यू राइज होगा। ये तो 1 मार्क क्वेश्चन है। इसके लिए प्रोसीजर क्या है? इसके लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी का यूज हुआ, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो आईजीएसटी पे होना था, बट उसके लिए आपके स्टेट गवर्नमेंट का आईटीसी लिया गया है, तो आप हमें उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दो। रेवेन्यू ऑफ इंटर स्टेट सेल्स डज नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट। मतलब समझे, डी दिल्ली का राजस्थान में वो माल बेच रहा है, तो वो क्या चार्ज करेगा इस पे? आईजीएसटी। तो ये रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है। एंड द एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी टू सेंटर यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो इस आईजीएसटी के पेमेंट में जितना भी एसजीएसटी का इस्तेमाल हुआ है, वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दोबारा पढ़ो, रेवेन्यू ऑफ इंटर स्टेट सेल्स डज नॉट एक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट। वो एक्सपोर्टिंग स्टेट मतलब जो बेच रहा है उसका नहीं है। एंड द एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी टू सेंटर यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए उसने जितना एसजीएसटी का इस्तेमाल किया, उतना अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये वाला पॉइंट आपका। अगर आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी यूज किया, तो स्टेट गवर्नमेंट उतना अमाउंट सेंटर को ट्रांसफर कर देगी। पल्ले पड़ा सर 75 कह लो, अभी भी 25 की कमी है, कुछ नहीं होता, अभी सब आ जाएगा। सेंटर ट्रांसफर्स टू द इंपोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। सेंटर ट्रांसफर करेगा इंपोर्टिंग स्टेट को, इंपोर्टिंग स्टेट मतलब जिसने जहां परचेसेस हुई, द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज्ड। अगर एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी यूज किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतना अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। लेकिन ना, सेंटर ट्रांसफर्स टू द इंपोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। ये इसकी कंसाइज फॉर्म ये है, इसकी कंसाइज फॉर्म ये है। जब आप ये पॉइंट नोट करो, तो उसका ब्रैकेट में हिंदी में पूरा लिख लेना,
ठीक है, और इसके लिए पूरा हिंदी में ये लिख लेना। सीधी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये हिंदी वर्जन कैसे रेवेन्यू शेयरिंग होगी। अब इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से समझते हैं। चलो सब कुछ छोड़ दो, इसी क्वेश्चन में सारे मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर 100% क्लैरिटी हमारी आ जाएगी। एक्स ने एक को माल बेचा, परचेज पे कोई क्रेडिट था नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट हुआ 9000। ये रेवेन्यू है किसका? सेंटर का, और ये रेवेन्यू है किसका? सेंटर स्टेट का। ये सुनो, ठीक है। मिस्टर एक्स इज मैन्युफैक्चर इन राजस्थान, तो ये किसको मिल जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट को। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आता है। ये सुनो, आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। एक्स ने बी को बेचा 9000 पे, दोनों ने कमा लिया। क्लियर है यहाँ तक? अरे इतना तो हाँ बोल दो, ठीक है। इसके बाद ए ने माल सेल किया, कहाँ किया भाई? ए ने माल सेल किया मध्य प्रदेश, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है बड़े आराम से। अब उसने 21,600 में से इस 9000 का भी क्रेडिट ले लिया, इस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का क्रेडिट ले लिया। ये सुनो, बचा कितना? 3600 रुपये, जो उसने जमा करवा दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। 3600 रुपये उसने जमा करवा दिया, तो 3600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन गया। हाँ या ना? श्योर। अब आईजीएसटी पे करने के लिए किसका यूज़ हुआ? एसजीएसटी का। हाँ अब समझ आया सर, आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी का यूज़ हुआ। सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। अच्छा, और ये एसजीएसटी, ये जो एसजीएसटी है कहाँ का? राजस्थान का। और तेरी, अब तो एकदम ही समझ में आ गया सर। आईजीएसटी किस 600 है, एसजीएसटी कितना है? 9000 रुपये, यहाँ क्रेडिट लिया यहाँ पे, और ये कहाँ का था? राजस्थान का। राजस्थान वाला एसजीएसटी हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो अब इस केस में क्या होगा? राजस्थान गवर्नमेंट विल ट्रांसफर 9000 रुपीज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सुनो, श्योर, पक्का, क्योंकि देखो सिंपल है ना, लॉजिक भी अगर आप समझने की कोशिश करो। ये बंदा राजस्थान का है, ठीक है, इसने राजस्थान में ए को बेचा, लेकिन आगे जो सेल हुई वो कहाँ हुई? एमपी। राजस्थान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि कंजम्पशन उसकी कौन कर रहा है? एमपी कर रहा है। तो रेवेन्यू तो एमपी का बनता है, राजस्थान का तो बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट को वो 9000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जिसका मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ बताया। अगर आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी यूज किया तो स्टेट गवर्नमेंट उतना अमाउंट सेंटर को ट्रांसफर कर देगी। समझना? तो अब राजस्थान गवर्नमेंट 9000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। ये सुनो, शो ट्रांसफर बाय राजस्थान स्टेट टू सेंटर 9000, और 9000 रुपये का रेवेन्यू कम हो गया। क्लियर? इसके बाद बी पे आ जाओ। बी ने परचेजेस पे आईजीएसटी पे किया था, सेल पे क्या चार्ज किया? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी से आईजीएसटी सेट ऑफ हुआ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12960 से 12960 सेट ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसजीएसटी 12960 था, उसमें आईजीएसटी का क्रेडिट कितना लिया? 8640, ठीक है। ये सुनो, पक्का श्योर। बाकी 3600 रुपये जो है, कितने थे? 3600 रुपये नहीं, 4320 ये जमा करना। अब एसजीएसटी को पे करने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ? आईजीएसटी का, ठीक है, एमपी। ये सुनो, तो अब कितना इस्तेमाल हुआ? 8640 रुपये। तो इतना अमाउंट सेंटर एमपी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ये सुनो, देखो ये तो बताया था, अगर एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी का यूज़ किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतना अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। आप देखो 8640 सेंटर से खत्म हुआ और किसको चलेगा? एमपी को। हाँ या ना? श्योर, क्लियर। तो ये आ गया सेंट्रल का रेवेन्यू, ये आ गया राजस्थान गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये आ गया एमपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू। क्लियर, श्योर, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी मोह माया बहुत टेक्निकल तो है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर आपने ये बात समझ ली ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ गया कि गवर्नमेंट रेवेन्यू निकालो तो आप नहीं फंस पाओगे। क्वेश्चन आएगा सर इसके ऊपर, देखो कोई पेपर सेटर आप तो हो नहीं ना, मैं हूँ, कुछ भी पूछ सकता है, और 1 मार्क में तो कुछ भी आ सकता है। 1 मार्क के क्वेश्चन ही पूछ लेगा तो क्या कर लोगे? और अगर एग्जाम्पल टू फुल फ्लैश एग्जाम में आ गया ना, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी निकालना, तो ये कहीं ना कहीं 8 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से तैयार करें। देखो टाइम लगा है, और आई विल एडवाइस यू कि बेशक आप वीडियो को 2 बार देख लें अगर आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आपने ये बात ध्यान रखी ना तो आपको सब कुछ ध्यान रहेगा। इसलिए इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया था। गवर्नमेंट का रेवेन्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए फर्स्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, मतलब जीएसटी में कब टैक्स लगेगा, कब हमें जीएसटी बेसिकली चार्ज करना है। तो देखिए ये बात तो हमें बड़ी क्लियर है कि व्हेनेवर देयर विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वी हैव टू चार्ज द जीएसटी। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सप्लाई? सप्लाई का मतलब क्या है? तो वो सप्लाई का मतलब ही हमें इस वीडियो में ब्रॉडली समझना है। देखिए सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो ब्रॉडली 4 सबसेक्शंस में डिवाइड की गई है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2 और 3। वीडियो मत बंद कर देना, कितनी बड़ी डेफिनेशन है ये भगवान, बहुत आसान और मजेदार है। आपको सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ पूरी की पूरी डेफिनेशन का। जो सबसेक्शन 1 है ना आपका पूरा, ये बेसिकली बताएगा कि सप्लाई से हमारा मतलब क्या है, कब हम सप्लाई मानेंगे, बस इतनी सी बात ही करेगा। जैसे अगर आप देखो भी तो उसने यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। किसी भी तरीके की कोई भी आपने गुड्स सर्विसेज या दोनों सप्लाई करे। फिर आगे उसने सिर्फ क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए लिख दिया, आपको कोई उसका इन डेप्थ मतलब नहीं है। चाहे आप उसे सेल कहें, चाहे आप उसे ट्रांसफर कहें, बार्टर कहें, एक्सचेंज कहें, लाइसेंस कहें, रेंटल कहें, लीज कहें, डिस्पोजल कहें, आप उसे अपनी भाषा में किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन को नाम दें। आप कहें आपने सेल करा है, आपने ट्रांसफर करा है, आपने बार्टर किया है, बार्टर समझते हैं आप, एक्सचेंज किया है, लाइसेंसिंग है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजेबल है, डजंट मैटर फॉर अस। उसने क्लैरिफिकेटरी फॉर्म में लिख दिया। मेन बात जो है वो क्या है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किस तरीके से हमें नहीं फर्क पड़ता। मेड और एग्री टू बी मेड, आपने ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन किया या किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट हुआ, बट द मेन पॉइंट इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। वो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का जनरल मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न बाय अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। पर्सन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ ये थोड़ी अच्छी चीज है, इसको आपको समझाते हैं सर। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस का मतलब होता है प्रमोशन ऑफ बिजनेस, और इस लाइन का इंप्लीकेशन है कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का। इसका मतलब ये है
कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर दी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस तभी उसे सप्लाई माना जाएगा। ये नहीं है कि मैं अपने घर में अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ और वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। दैट शुड बी ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर इस डेफिनेशन को हम ब्रॉडली देखें ना कि उसने क्या किया, तो इसको 5 कैटेगरीज के अंदर उसने डिवाइड किया है। सबसे पहले उसने क्या बोला, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यार ये तो ना भी लिखता तो भी हमें पता था, जब से यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसने बता दिया मैनर, किस किस तरीके से हो सकते हैं, और वो 8 तरीके से हो सकते हैं जो उसने बताया। और नाम ये यूज होते हैं, चाहे आप उसे सेल कहो, ट्रांसफर कहो, बाटर कहो, एक्सचेंज कहो, लाइसेंस कहो, रेंटल कहो, लीज कहो या डिस्पोजल कहो, ठीक है। तरीके उसने बता दिए। फिर देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और वो भी लिख दूँ, चलो वैसे मैंने उसे 5 में इंक्लूड नहीं किया था, 6 हो जाएंगे। आप कह रहे हो तो लिख देता हूँ, एग्रीड या मेड और एग्रीड टू बी मेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। या तो बिजनेस या उसके प्रमोशन से रिलेटेड किसी भी तरीके से, मतलब बिजनेस से वो रिलेटेड होनी चाहिए। इट शुड बी इंसिडेंटल टू बिजनेस। तो कितनी जनरल डेफिनेशन लिखी है, क्या उसमें नया है बताओ? कुछ नया है, कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो, बड़े सिंपल वर्ड्स में बोल दिया कि हाँ कहीं ना कहीं पॉइंट ए से जो मेन बातें समझने वाली है वो क्या, जो कंक्लूजन है पॉइंट ए से, अगर पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो वो जीएसटी के स्कोप के अंदर नहीं है। सेकंड, विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उस पर भी ये नहीं है कि डिपार्टमेंट से ऑफिसर आ गया और वो कह रहे हैं नहीं इस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, विदाउट कंसिडरेशन है तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आएगा? तो मीठी मोटी बातें जो मुझे पॉइंट ए से समझ में आती हैं कि अगर कोई भी पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन है या विदाउट कंसिडरेशन है बट बिजनेस नेचर की है और विदाउट कंसिडरेशन है तो मैं उसको भी जीएसटी के स्कोप में नहीं रखता। समझ में आ गया? श्योर, पक्का। तो डेफिनेशन जब आप बोलेंगे सप्लाई इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर ए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट नंबर ए, आप याद रखना उसके अंदर 6 बातें। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फिर इन अ मैनर, देखो जितने आपको याद रहे अच्छी बात है, सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल, जितना याद रहे, नहीं तो आप लिख दीजिएगा एज स्पेसिफाइड, जैसे सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज और अदर एज स्पेसिफाइड, जितना आपको याद रहे। समझ में आएगा? मेड और एग्री टू बी मेड तो सिंपल है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया? इसको आप एक बार जो है फटाफट पॉइंट ए को जो है वो अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर बाकी बातें करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपने सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए समझा कि सप्लाई में क्या क्या आएगा, समझ लिया? तो अब समझो आप इन डेप्थ क्या होता है। मतलब सर इसमें आपको डेफिनेशन समझने की, गुड्स का मतलब क्या है, सर्विसेज का मतलब क्या है, कंसिडरेशन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, और जब आप बात कर रहे हो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसका मतलब क्या है। तो 5 ब्रॉड डेफिनेशंस अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं और हर चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए गुड्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि गुड्स का मतलब क्या है, तो गुड्स की डेफिनेशन एकदम सेम है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ी थी। कोई भी मूवेबल आइटम अदर देन मनी और सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। याद आ रहा है कुछ? सेम डेफिनेशन गुड्स की जो आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी थी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी और सिक्योरिटीज जो है वो इसके अंदर कवर अप नहीं होते, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। आपको याद दिला दूं एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई थी जिसमें ग्रोइंग क्रॉप्स, वुड, ग्रास इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया गया था। तो लॉ मेकर ने यहाँ पर बड़ा क्लियर कर दिया कि वो इमूवेबल नहीं है, उस वो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आएंगे, लिखा है ना, बट इंक्लूड्स मतलब ये गुड्स में ही आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू लाइक वुड हो गया, which are agreed to be severed मतलब डिवाइडेड, जैसे किसी ने वुड परचेज करी और बोला कि ये जो 100 पेड़ है इसकी जो लकड़ी होगी इसके आप टुकड़े करके मेरे को दोगे, तो वो सब चीजें गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कवर अप होंगी। तो कोई डेफिनेशन अलग नहीं है, एकदम आप जो अपने जूनियर लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं सेम डेफिनेशन यहाँ पर है। तो गुड्स की डेफिनेशन जो है वो एकदम कौन सी है, सेम एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब आते हैं सर्विसेज पे। तो सर्विसेज की डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन। पहली चीज लिख ली कि जितनी भी चीजें गुड्स के अलावा है, मनी और सिक्योरिटीज के अलावा है, वो सारी की सारी सर्विसेज। देखो कितना अच्छा लॉ मेकर ने लिखा, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, कोई भी चीज गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज के अलावा वो सर्विसेज है। बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, बट अगर आप मनी का यूज करते हुए कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो होगा सर ये क्या है, लाइक आपने डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करवाया, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाया और उसके लिए आपका जो एक्सचेंज एजेंट है उसने कमीशन चार्ज करी। अब देखा जाए तो दोनों तरफ आप मनी में खेल रहे हो, यस और नो? आप समझना इस चीज को, क्यों उसने बोला, इसने बोला ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब एक्सचेंज एजेंट जो डॉलर को मनी के अंदर कन्वर्ट कराया वाइसा वर्सा, वो कहेगा कि भैया गुड्स की कैटेगरी में तो हम आते ही नहीं, क्योंकि सप्लाई ऑफ हम डॉलर और रुपी कर रहे हैं और डॉलर और रुपी जो है दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, मनी की कैटेगरी में आते हैं। तो वो तो कहेगा कि हम तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि हम डॉलर को रुपी में, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करें और वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। सेम वे सर्विसेज की डेफिनेशन में भी क्या लिख दिया कि कोई भी चीज जो गुड्स, मनी या सिक्योरिटीज के अलावा है, तो जो मनी एक्सचेंजर है वो फिर कहेगा कि ना हम गुड्स में आते हैं ना सर्विसेज में आते हैं, और ना ही हम गुड्स में आते हैं सर्विसेज में आते तो हम पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो उस मनी एक्सचेंजर को पकड़ने के लिए उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी है फॉर द यूज ऑफ मनी तो उसे सर्विसेज माना जाएगा, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। बेशक आप ये जो बीच की चीज है कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी चीज को उसने एक्सप्लेन करके लिखा है। एज ए स्टूडेंट देखिए थोड़ी सी लिमिटेशन है आपकी कि आपको क्या याद करना और क्या याद नहीं करना। जैसे कि याद करना है हमें और क्या, फिर किसलिए समझा रहा हूं, है? तो गुड्स का मतलब क्या है, क्लियर है, ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्वड बिफोर सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। सर्विसेज अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी फॉर व्हिच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज मैंने बताए थे सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज, जितने याद रहे ठीक है, अदरवाइज लिख देना, और एज स्पेसिफाइड। मेड और एग्रीड टू बी मेड, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या एग्रीमेंट है, बात की बात है। अब बात आती है फॉर अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने फर्स्ट नीचे ए नोट डाउन कर लिया था ना, उसके नीचे बॉक्स बनाइए, गुड्स और सर्विसेज जो है इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन बताऊंगा वो उसके नीचे नोट डाउन करिएगा, ठीक है? फटाफट नोट करिए गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन फास्ट।
चलिए कल आपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखें, तो देखिए कंसिडरेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स, दो पॉइंट्स उसके अंदर है और उसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। एनी पेमेंट मेड, किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट की गई है और टू बी मेड या करनी है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, ये मेन चीज है जिसके लिए मुझे डेफिनेशन आपको समझानी है। ये जिन्होंने वर्ड लिखा है रिस्पेक्ट ऑफ, रिस्पॉन्स टू, इंड्यूसमेंट ऑफ, कह रहे कोई भी पेमेंट मेड और टू बी मेड, चाहे वो मनी टर्म्स में हो या किसी और तरीके से हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। इन रिस्पॉन्स टू, देखिए रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू क्यों लिखा गया है अलग। रिस्पेक्ट ऑफ बताता है कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट, रिस्पॉन्स टू बताता है कि व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट टू सप्लाई, मतलब आज हमने, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है कि दोनों पार्टीज कहते हैं कि ऑन सम फ्यूचर डेट मिस्टर ए विल प्रोवाइड द कंसिडरेशन टू बी एंड बी विल प्रोवाइड द कंसिडरेशन टू ए। एक फ्यूचर डेट का जब कोई एग्रीमेंट होता है, 3 महीने बाद सपोज मिस्टर ए अपनी गाड़ी बेचेंगे बी को और बी उस समय पैसे देंगे, इन रिस्पॉन्स टू, दैट इज एग्रीमेंट टू सप्लाई। आज का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी ऑन द स्पॉट सेटल हो रहा है, कोई एक पार्टी कंसिडरेशन दे रही है, सपोज आज मैंने 2 लाख रुपए मिस्टर ए को दे दिए, उसके बदले में वो 1 महीने बाद मेरा काम करेंगे, तो दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो फंडामेंटल डिफरेंस जो लॉ में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, देयर आर टू टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखा है रिस्पेक्ट ऑफ, एंड व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट टू सेल उसके लिए लिखा है रिस्पॉन्स टू। फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, ये क्या है, जब आप कोई चीज देते हैं टू टेक सम फेवर, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें, जब आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में, तो आप देखते हैं वो बस वाला एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के सामने ही ले जाके रुकता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, वो रेस्टोरेंट जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं उनको फ्री में खाना खिलाते हैं और कई बार कुछ कमीशन भी देते हैं अलग से, क्योंकि देखो उस बस में जितने भी कस्टमर आएंगे वो उसी रेस्टोरेंट पे खाएंगे, ये सुनो। तो बेसिकली अगर फ्री मील दी जा रही है ड्राइवर ऑफ बसेस टैक्सीज ऑन हाईवेज बाय रेस्टोरेंट, तो वो क्या करें, एक तरह से उनसे फेवर ले रहे हैं। तो ये जो उनको फ्री मील दी जा रही है उनका फेवर लेने के लिए, वो भी एक तरह से कंसिडरेशन है फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। समझ में आ रही है? देखो चीजों को समझना जरूरी है इफ यू वांट टू बी एन गुड होल्डर ऑफ जीएसटी। ऊपर से करोगे खामा खा नुकसान आपका। और ये सप्लाई की डेफिनेशन ही सब कुछ में और कुछ नहीं है जीएसटी में, मैं तो ये मानता हूँ। तो कंसिडरेशन क्या है, कोई भी पेमेंट में हो गई है या होनी है, चाहे मनी में चाहे अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एन अदर पर्सन, चाहे जो रिसिपिएंट है जिसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे वो खुद करे या उसका कोई पर्सन करे, लाइक उसका एजेंट। जैसे सपोज किसी कंपनी ने गुड्स खरीदे, ठीक है, और कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स ने पेमेंट करी, तो एक तरह से एजेंट ने पेमेंट करी, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। तो बहुत ज्यादा हो गया सर, है ना? पता है मुझे, चलो देखते हैं क्या है। अरे कुछ भी नहीं है यार, तुमने, चलो शुरू से आ जाओ। सप्लाई की डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वेरी गुड, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, सेम है, सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, याद आ रहा है, बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, यस और नो, याद आ रहा है आपको, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, एग्रीड टू बी सर्व्ड, याद आ रहा है। मोटा मोटा ध्यान रखना आपको, एकदम सब कुछ याद रहेगा, फर्स्ट टाइम है ना। सर्विसेज में क्या था, अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, हाँ यस और नो, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, याद आ गया। अच्छा, सप्लाई की डेफिनेशन में जब आए थे आपने देखा ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज हो गया, और बोथ सच एज, किस किस तरीके से हो सकती है, आग बंद करके सोचो, आग बंद करो, वेरी गुड। सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, आगे याद नहीं आ रहा कुछ नहीं, और एनी अदर मैनर, मेड और एग्रीड टू बी मेड, हाँ या ना, फॉर अ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया क्या, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड। ये थोड़ी ना एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखनी है, चाहे वो मनी टर्म्स में चाहे उसके अलावा, 3 वर्ड लेकिन अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, रिस्पेक्ट ऑफ, रिस्पॉन्स टू, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, रिस्पेक्ट ऑफ किस लिए, अगेंस्ट, रिस्पॉन्स टू, एग्रीमेंट, इंड्यूसमेंट टू टेक सम फेवर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आएगी, हाँ या नो, श्योर। इसके बाद द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, ये क्या है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज मैंने आपको पढ़ाया और उसके बदले में आपने मेरे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम होना था वो कर दिया, तो जो आपने कंस्ट्रक्शन किया या मैंने आपको पढ़ाया, मतलब बार्टर के अंदर जो भी हुआ उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका कंसिडरेशन इन काइंड भी कह सकते हैं। और फोरबियरेंस मतलब फोरबियरेंस का क्या होता है, कोई एक्ट ना करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको 5 लाख रुपए दिया और आपको ये बोला कि आप अगले 2 साल तक जीएसटी नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि मुझे डर था कि आप मेरे से अच्छा जीएसटी पढ़ा सकते हो। तो मैंने आपको 5 लाख रुपए दिया और बोला कि आप 2 साल तक कोई भी जीएसटी नहीं पढ़ाओगे, जीएसटी का बैच नहीं लोगे, तो आपको पेमेंट किस लिए मिली है, फॉर नॉट डूइंग एन एक्ट, दिस इज कॉल्ड एज फोरबियरेंस, ठीक है। तो अगर आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हो और उसके लिए पैसे ले रहे हो, तो जो आप नहीं कर रहे हो, जैसे आपको जीएसटी का बैच अगले 2 साल तक नहीं लेना, तो वो भी मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन है, समझ में आई बात। या लाइक डू नॉट अट्रैक्ट कस्टमर्स ऑफ स्पेसिफिक एरिया, मतलब सपोज कोई मिठाई की दुकान है, उसको बोला कि भैया आप अपनी कोई भी एडवर्टाइजमेंट अपने 2 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं करोगे, तो कुछ भी इसी तरीके का जहां रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड लगाई गई या किसी भी तरीके से फोरबियरेंस हुआ कि आप ये काम नहीं करोगे इसलिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं, तो जो फोरबियरेंस है वो भी एक तरह से कंसिडरेशन। आगे एब्सोल्युटली सेम है, देख लो ऊपर से ना विश्वास है तो। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन डिस्पेंस टू और फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन अगर एग्जाम में मेरे पास 3 नंबर की आ रही है, जिसमें मुझे ये पार्ट तो कॉमन याद करना है, कुछ है ही नहीं, तो बताओ है क्या। अभी आपको 50% डेफिनेशन याद हो चुकी है, ये मानो ना मानो आपको भी बात पता है, क्योंकि देखो ये वर्ड आपको याद रहेंगे, रिस्पेक्ट ऑफ, रिस्पॉन्स टू, इंड्यूसमेंट ऑफ, यस और नो, ये आपको याद रहेगा, बट शैल नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ग्रीन वाला आपको याद रहेगा। तो डेफिनेशन में बचा क्या, बताना, है ना। तो अब आप फटाफट कंसिडरेशन की डेफिनेशन नोट डाउन करिए, ठीक है। आपकी यहाँ पर ब्रॉडली 3 डेफिनेशन तैयार हो चुकी हैं, गुड्स, सर्विसेज और कंसिडरेशन। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, 2 बार इसे पढ़ेंगे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे, चलो मैं कह रहा हूं केस ही आ गया किसी तरीके का बन के, भैया एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल है, मुश्किल होता है मैं फिर आपको बोलता ही नहीं, एक चीज आपको समझा दी गई है, ठीक है। फटाफट आप यहाँ तक जो है एक बार नोट डाउन करिए, गुड्स, सर्विसेज और कंसिडरेशन को रिवाइज करिए फास्ट। हाँ जी, गुड्स, सर्विसेज और कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद होना हो, आपको ये जरूर याद हो गया होगा कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ किसी भी तरीके से चाहे मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, और ये भी याद ही हो गया होगा मोटा मोटा। तो चलिए अब जो छोटी मोटी डिस्कशन है वो करते हैं। कंसिडरेशन में हमने क्या देखा था बताओ,
एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड, याद आ रहा है आपको, वेदर इन मनी और अदरवाइज, 3 वर्ड याद रखने हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू इंड्यूसमेंट ऑफ फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसिपिएंट या उसके किसी एजेंट के द्वारा, बट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आएगी। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबियरेंस और बाकी सब कुछ से। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, बड़े ध्यान से समझिए। डिपॉजिट नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस एप्रोप्रिएटेड बाय सप्लायर। ये क्या है? सपोज कस्टमर ने अपने 2 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी रखे हुए हैं सप्लायर के पास। देखिए कई बार बिजनेस जो होता है इस नेचर का होता है कि हम कस्टमर से बोलते हैं कि आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे तो ये सिक्योरिटी जो है आपको वापस हो जाएगी। सब कुछ छोड़ो यार, अपने घर में जो बिजली का मीटर लगा है तो उसके लिए आप सिक्योरिटी जमा करवाते हैं या नहीं करवाते? हाँ या ना? तो जो भी सिक्योरिटी सप्लायर को मिलती है कस्टमर से वो कंसिडरेशन नहीं है। डिपॉजिट नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस एप्रोप्रिएटेड बाय सप्लायर। अब ये क्या है? सपोज कस्टमर ने सप्लायर पे 2 लाख की सिक्योरिटी रखी, सप्लायर ने एक इनवॉइस रेज किया था 1.5 लाख रुपए का, जिसकी कस्टमर ने पेमेंट नहीं करी और उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ दिया। अब वो आगे सप्लायर के साथ डील नहीं करेगा। तो सप्लायर ने क्या किया, ये जो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी थी इसमें से 1.5 लाख रुपए अपने एडजस्ट कर लिए यहाँ पर, और उसके बाद जो 50,000 रुपए थे वो कस्टमर को रिफंड कर दिए। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो सप्लायर ने एप्रोप्रिएट कर ली अगेंस्ट द इनवॉइस। एप्रोप्रिएट कर ली मतलब यूज कर ली अपने इनवॉइस को सेटल करने के लिए। तो अगर सिक्योरिटी का अमाउंट सप्लायर ने यूज किया है अगेंस्ट द इनवॉइस, जिसको हम टेक्निकली बोलेंगे एप्रोप्रिएट किया है, तो फिर उसे कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। समझ में आई बात? श्योर। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, सप्लाई ऑफ आर्ट वर्क टू गैलरीज। देखिए जो आर्ट वर्क होता है, पेंटिंग्स वगैरह होती हैं जिनको डिस्प्ले में लगाया जाता है म्यूजियम्स वगैरह में, लोग उसे देखते हैं, फिर उन्हें पसंद आती है तो वो शायद खरीदें। तो अगर कोई आर्टिस्ट है उसने अपनी कोई पेंटिंग या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट किसी म्यूजियम में किसी भी गैलरी में दिया है जहाँ उसे डिस्प्ले में लगाया जाएगा तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर उस गैलरी में कोई आता है, उसको पसंद करता है, उसको खरीदने की इच्छा जताता है और उसे खरीदता है, तब वो एक्चुअल सप्लाई मानी जाएगी, तब कंसिडरेशन की बात आएगी। ध्यान से देखिए, सप्लाई ऑफ आर्ट वर्क टू गैलरीज नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई एज देयर इज नो कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। गैलरी से आर्टिस्ट के पास कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही। वहाँ पे आर्टिस्ट इसलिए देता है गैलरी में ताकि वो अगर कोई लोग आए उसे देखें और किसी को पसंद आए तो उसके पैसे पे करें। इट इज ओनली व्हेन द बायर सिलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड देन द एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस। समझ में आई बात? तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आई बात? श्योर। तो उम्मीद करता हूँ कंसिडरेशन आपको पूरा का पूरा क्लियर है। अब ये अभी आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। इसके बाद पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ आपकी ब्रीफिंग के लिए याद नहीं रखनी, सिर्फ नोट डाउन करके छोड़ दीजिएगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कोई भी फर्म, एलएलपी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट, मेन बातें जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिशरी, मतलब कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार की बॉडी अगर डीलिंग कर रही है तो उसे पर्सन माना जाएगा। नोट कर लीजिए, लेकिन याद नहीं करना, याद आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज की डेफिनेशन करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स की भी एक बार मोटी मोटी याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन सर्विसेज और कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट नोट करेंगे। पर्सन की नोट डाउन कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। जिस पे बोल रहा हूँ याद नहीं करना, लिख देना डू नॉट लर्न। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जितनी बार भी रिवाइज करोगे तो उसको एक बार पढ़ जरूर लेना, बस याद नहीं करना पाया, पढ़ते रहना है और कुछ नहीं करना। बिजनेस, अब इसके अंदर जितने मैंने येलो पॉइंट्स मार्क करे हैं वो आपको याद करने हैं। नोट डाउन आपको पूरा करनी होगी बिजनेस की डेफिनेशन, लेकिन जिसमें आपको याद करने वाला पार्ट है वो मैंने येलो मार्क कर दिया। बिजनेस क्या है? तो देखिए 9 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने बिजनेस को डिफाइन किया। बाकी सारी चीजें तो कॉमन है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज अ पेक्यूनियरी बेनिफिट। पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट, चाहे उससे मॉनेटरी बेनिफिट आए या ना आए। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए अबव। अच्छा, इन्होंने जो लिखा ना वेदर और नॉट इट इज ऑफ ए पेक्यूनियरी बेनिफिट, इससे हुआ क्या? इवन एनपीओ इज अ बिजनेस। यस और नो? भाई एनपीओ अगर आप चला रहे हो, सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हो, तो उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो आपका मकसद ही नहीं होता, वहाँ तो आप सोशल वेलफेयर करना चाहते हो। लेकिन इन्होंने साफ लिख दिया वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट, मतलब अगर मॉनेटरी बेनिफिट है या नहीं हमें इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब एनपीओ जो है वो भी बिजनेस मानी जाएगी। देखिए इंडायरेक्ट टैक्स को पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। इंडायरेक्ट टैक्स में जो आपको मैं हाईलाइट करूंगा या बोलूंगा स्पेसिफिकली याद करना, बस वो याद करना, लेकिन नोट डाउन आपको सारा करना। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ना सारा है, क्वेश्चन बन मार्क का किसी भी चीज पे आ सकता है, लेकिन याद वो करना है जो आपको बताया जाएगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। देखो कितनी अच्छी बात है, तीनों बातें कितनी लिंक करिए। पहले पॉइंट में उसने बोला कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो चाहे उससे मॉनेटरी बेनिफिट हो या नहीं, मतलब सीधी सी बात तो वो ये लिख देता एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज ऑफ पेक्यूनियरी बेनिफिट बट इट शुड बी अ बिजनेस। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन और इंसिडेंटल और इंसिडेंट ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड है तो वो भी बिजनेस है। और उसके बाद तीसरे में तो और ही अच्छी बात, क्या उसका वॉल्यूम, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी और क्या उसकी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, मतलब कि वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो सबको बिजनेस मानेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्या उसका वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं। पहले 3 पॉइंट याद करने से बिल्कुल भी नहीं करना, किसने बोला आपको? लिखने जरूर है लेकिन आपको अपनी बुक में। सप्लाई ऑफ, ये डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कुछ सप्लाई किया या एक्वायर किया जो कि किस नेचर के हैं, कैपिटल एसेट या सर्विसेज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस बंद करते समय या बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट लिए या कैपिटल एसेट बेचे तो वो बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशन अभी हम आगे देखेंगे। इसका स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशन ये है कि अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं और उसके एसेट्स बेच रहे हैं तो उस पर भी आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए कुछ कैपिटल एसेट्स ले रहे हैं तो उस पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट और सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर बॉडी और द फैसिलिटीज ऑफ बेनिफिट टू इट्स मेंबर। लो जी लो, इनको भी नहीं छोड़ा, साफ साफ। वैसे तो यहाँ इन्होंने लिख दिया था वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट, चाहे उससे मॉनेटरी बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब एनपीओ को भी कवर कर दिया था। और ई पॉइंट में तो और स्पेसिफिकली कन्वर्ट कर लिया। आपने देखा होगा काफी सारे क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी होते हैं जहां पर मेंबर्स जो है मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं और वो क्लब, एसोसिएशन या सोसाइटी जो अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो भी बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। डी पॉइंट, ई पॉइंट बाय हार्ट याद होना चाहिए। बहुत बार इस पे कैसे भी आपसे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह कुछ भी। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन, मतलब समझे।
देखिए होल्डर ऑफ एन ऑफिस का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट की पोजीशन आपको मिलती है, मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन बेसिकली आपको कोई मिलती है, लाइक सीए, वो भी एक पार्लियामेंट एक्ट से पास है, सीएस हो गया, सब ये होल्डर ऑफ एन ऑफिस की पोजीशन है। तो सपोज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी कंपनी सेक्रेटरी को लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, तो वो जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम, होल्डर ऑफ एन ऑफिस है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना या लिक्विडेटर बना, हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। समझ में आई बात? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब, आगे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन व्हिच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करे एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी यहाँ पर बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। अब एक बार जरा ओवरव्यू मारते हैं बिजनेस की डेफिनेशन, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी अदर थिंग, मेन चीज क्या थी इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट है या नहीं, मतलब एनपीओ भी बिजनेस है, कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन उससे इंसिडेंटल है, और चाहे उसके कोई भी वॉल्यूम है, फ्रीक्वेंसी है या कंटिन्यूटी है। कैपिटल एसेट आपने सप्लाई किया या एक्वायर किया, चाहे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट या क्लोजर सप्लाई। क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी कोई भी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, बिजनेस है। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन, किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में, सिनेमा हॉल में, बिजनेस है। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस, लाइक एज ए लिक्विडेटर, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ स्टेट प्रोफेशन और वोकेशन, जो उसने एक्सेप्ट कर पाया अपने प्रोफेशन, ट्रेड या वोकेशन की वजह से। जैसे सचिन तेंदुलकर बीसीसीआई में कोई भी पोजीशन अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस है, पॉइंट नंबर जी के अंदर वो कवर होता है, यस और नो। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एज ए इन व्हिच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी करे उसको तक बिजनेस मान लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब अगर आप देखें पूरे डेफिनेशन में जीएसटी को कितना स्ट्रिक्ट कर दिया, अब समझने की कोशिश तो करो, क्यों नहीं आएगा समझ। ये देखो ये पॉइंट ना, ये जिसने समझ लिया वो जीएसटी बस समझ में आ गया, उसको भैया कुछ नहीं बचा जीएसटी में। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज, किसी भी तरीके से करो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेड और एग्री टू बी मेड। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन की डेफिनेशन में कितनी अच्छी बात लिखी, रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पांस टू इंड्यूसमेंट ऑफ, बट सब्सिडी नहीं आएगी, बस इन्होंने ये बात बोल दी। और उसके बाद मजे की बात, जो उन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन ड्राफ्ट करी उसके अंदर जो 9 पॉइंट्स आपके सामने रखे, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक्टिविटीज को भी बिजनेस मान लिया। रेस क्लब की, होल्डर ऑफ एन ऑफिस, एडमिशन, प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, कैपिटल एसेट एक्वायर करते हो, बेचते हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करते समय या क्लोज करते समय, आपकी कोई भी एक्टिविटी है, चाहे उससे मॉनेटरी बेनिफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, उससे इंसिडेंटल है, उसकी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, सब बिजनेस है। आपको ये डेफिनेशन 50% याद हो चुकी है। और अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखिए अगर हो सके तो जितने समय से आपको येलो वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं आपके दिमाग में होने चाहिए। येलो वर्ड्स पे 80% आपके दिमाग में आ चुके हैं, इतनी बार आपको बता चुका और एक एक चीज आपने समझ ली। फटाफट ये बिजनेस की जो डेफिनेशन है इसको एक बार आप जो है फटाफट नोट डाउन करिए, पूरा का पूरा जहां जो एग्जांपल दिया है, जैसे पेक्यूनियरी, मॉनेटरी बता दिया आपको, जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसके ऊपर वो सारी चीजें लिख लीजिएगा। चलिए आपके बेनिफिट के लिए सारे मीनिंग्स जो थे वो लिख दें, फटाफट इसको सारा नोट डाउन करिए, कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। और एक बार अभी तक जितना आपको पढ़ाया है सप्लाई के अंदर, ये पॉइंट नंबर 1 उसकी डेफिनेशन, सर्विस, कंसीडरेशन और पर्सन और बिजनेस, पर्सन की याद नहीं करनी, नोट डाउन करनी है, बिजनेस, इसको फटाफट अच्छे से सारा का सारा एक बार रिवाइज करिए फास्ट। हाँ जी, तो अभी तक आप ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में समझ चुके हैं, तरीके समझ चुके हैं, कौन-कौन से होंगे, मेड, एग्री टू बी मेड, कंसीडरेशन देख चुके, पर्सन देख चुके, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन के 9 के 9 पॉइंट्स हमने देख लिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, मेन पॉइंट यही था। क्लॉज, अब आते हैं क्लॉज डी पर। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, अगर सर्विसेज इंपोर्ट की गई हैं तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन इसमें खास बात क्या है, फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब इफ सर्विसेज आर टेकन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अगर आपने फॉरेन कंट्री से सर्विसेज ली एंड वो पर्सनल नेचर की है, बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है। सपोज बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपने यूएसए से किसी टीचर की क्लासेस ली, आपको इंग्लिश सीखनी थी या कोई भी टॉपिक सीखना था, तो यूएसए की किसी टीचर की आपने क्लासेस ली, तो सर्विसेज इंपोर्ट करी, आप उसे इन द नेचर ऑफ बिजनेस नहीं यूज कर रहे हो, तब भी उसे सप्लाई की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा और उस पे जीएसटी चार्जेबल होगा, लेकिन सिर्फ सर्विसेज, नॉट गुड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट है कि अगर सर्विसेज इंपोर्ट करिए फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर अप करेंगे। इन शॉर्ट, पर्सनल नेचर के लिए अगर सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। समझ में आई बात? श्योर, ध्यान से देखिए। एक ये एग्जांपल, ऋषभ बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड आफ्टर ईयर सेल्स इट टू अ कार डीलर, ऋषभ ने गाड़ी खरीदी पर्सनल यूज के लिए और उसे कार डीलर को बेच दी, एक साल यूज करने का। सेल ऑफ ए कार बाय ऋषभ इज नॉट अ सप्लाई, कोई अंडर सीजीएसटी बिकॉज़ सप्लाई इज नॉट मेड बाय ऋषभ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है उसी के ऊपर फर्स्ट पॉइंट है, उसी का ये एग्जांपल है। सेकंड ये एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ भी इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी और वो पर्सनल नेचर की है, वहां इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। वहां अगर पर्सनल नेचर की भी है तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। हमें प्रोप्राइटर रिसीव आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज हाउस फ्रॉम आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एट एन एग्रीड कंसीडरेशन ऑफ $5,000, द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय रेवेन्यू सप्लाई अंडर सेक्शन दिस इज, तो इट इज नॉट अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, उसको सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर सी, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन, मतलब अब हम शेड्यूल 1 कुछ पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर ब्रॉडली 4 आइटम स्पेसिफाई की गई हैं और ये बताया गया है कि इन 4 एक्टिविटी से रिलेटेड चाहे कंसीडरेशन है या नहीं है, तब भी उसे सप्लाई में डेफिनेशन में कवर अप किया जाएगा। ये अगर आप देखें ना, ए बी सी जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट नंबर ए ही है जिसके अंदर बड़ा साफ साफ बता दिया ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, पार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड। प्राइमरी कंडीशन रखी, कंसीडरेशन होनी चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कंसीडरेशन नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है, तब भी हो सकता है कि वो सप्लाई हो अगर वो शेड्यूल 1 के अंदर कवर अप हो रहा है। देखा ना, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसीडरेशन, मतलब वैसे तो मेन डेफिनेशन ये कहती है देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन, बट कंसीडरेशन नहीं है तब भी सप्लाई हो सकता है, तो शेड्यूल 1 में कवर अप। शेड्यूल 1 में क्या, उस पर डिस्कशन करेंगे। और एज ए जनरल पॉइंट, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो जरूरी नहीं है कि वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, तब भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे।
ये आपके सप्लाई के ए बी सी 3 मेन पॉइंट जो है यहाँ पर कवर अप होते हैं, जिसमें मेन पॉइंट ए है जो कंसिडरेशन यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि देयर शुड बी अ कंसिडरेशन। इसकी सिर्फ अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो एक्सेप्शन है वो पॉइंट सी है कि शेड्यूल 1 के अंदर हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज जो कि 4 एक्टिविटीज अभी डिस्कस करेंगे लिखी हुई हैं, कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, वैसे हर चीज कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने हमारे सामने एक पॉइंट रखा है, पॉइंट नंबर बी, जिसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बोल दिया उसकी एक्सेप्शन क्या कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो बिजनेस में आप उसे यूज करो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? श्योर, मेरी बात मानते हो आप? मानते हो? एक काम करो फिर ए बी सी पॉइंट आपको 90% याद हो चुके हैं, एक बार अच्छे से और याद कर लो, लास्ट पेज निकालो और उस पर लिख के देख लो। अगर आप एबीसी तीनों पॉइंट लिख पाए तो समझ लेना आपकी जीएसटी में जीत हो चुकी है। आप जीएसटी में कम से कम 80% नंबर स्कोर करने वाले। अगर एबीसी पॉइंट आपको याद हो गए, आप उसे याद कर लीजिए, 90% याद हो गए, सिर्फ एक रीड मारी लास्ट पेज को, जितना समझ पाते एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, बात मान लीजिए, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि शेड्यूल 1 में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं जो इवन विदाउट कंसिडरेशन है तब भी उन्हें जीएसटी के अंदर रखा गया है। देखिए एग्जाम में कभी भी आपसे ये सारी चीजें एक बार में नहीं पूछेगा, इनसे कुछ कुछ छोटा मोटे पार्ट आपसे देखिए 2-2 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन तैयार आपको सारा करना पड़ेगा। तो एक बार इसे याद करके बहुत अच्छे से सारा हो गया। 90% कोशिश मेरी यही रही कि आपको वीडियो पढ़ाते हुए सारी चीजें याद करवा दी जाए, और अगर आपने ध्यान से सुना है तो 80 to 90% कंटेंट आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। बस एक बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे लास्ट पेज पे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के अंदर ये सप्लाई की डेफिनेशन ही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे सब एकदम हलवा पूरी की तरह आसान है। समझ में आई बात? तो घबराओ मत। मियां बोलने वाली। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपने 3 पॉइंट्स लिख के अच्छे से एकदम तैयार कर लिए। अब शेड्यूल 1 में क्या है इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि बिना कंसिडरेशन के भी होंगी, पैसों का लेन देन नहीं होगा तब भी वो जीएसटी में चार्जेबल होंगी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं आइए देखते हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए फटाफट आइए। शेड्यूल 1 ब्रॉडली देयर आर 4 पॉइंट्स, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अभी एक एक करके हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। मतलब बड़ा ही सिंपल सा है। सपोज हमने अपना जो ई स्कॉलर्स है, हमारा ई स्कॉलर्स जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो हमने ई स्कॉलर्स के लिए कैपिटल एसेट लिया, सपोज कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर कैपिटल एसेट। अब कंप्यूटर हमने परचेज किया तो जो भी हमने उस पर जीएसटी पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेजेस, हमने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा। यस और नो? ऑब्वियस है। अब कल दिन अगर ये कंप्यूटर हम सेल करते हैं या किसी भी तरीके से डिस्पोज करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं कह रहा हूँ किसी को फ्री में देते हैं, मेन बात तो यही है ना भाई, आप समझो सेल डिस्पोज से तो बड़ी चीज़ है, फ्री में देते हैं। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? अरे भैया यही तो है। आप देखो हम पढ़ क्या नहीं, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब मैंने ई स्कॉलर्स में कैपिटल एसेट परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, उस पर जीएसटी पे किया, जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी ले लिया, कल दिन मैं वो कंप्यूटर फ्री में किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे देता हूँ, अपने एम्प्लॉय को दे देता हूँ, या XYZ किसी भी तरीके से वो फ्री में आगे पास ऑन कर देता हूँ, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, चाहे आपने कंसिडरेशन नहीं चार्ज करी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए। 3 एग्जांपल इस पे दिए। XYZ कंपनी डोनेट्स ओल्ड लैपटॉप्स टू चैरिटेबल स्कूल्स व्हेन न्यू लैपटॉप्स आर परचेज्ड बाय बिजनेस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय XYZ कंपनी ऑन सच लैपटॉप। हाँ, अगर आपने परचेज किया कोई कैपिटल एसेट, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, फिर आप उसे फ्री में देते हैं, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये प्रोविजन तभी अप्लाई होगा वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, कि उसकी जो परचेजेस पे आपने जीएसटी पे किया था उसका आईटीसी आपने लिया। A cloth retailer gives clothes from his business stock to his friend free of cost. In this case, transfer of business stock would amount to supply if he had claimed input tax credit on the purchase of the business asset. है सर, हमको तो लगा ये स्टॉक है और आपने यहाँ बोला कैपिटल एसेट, तो ये क्लोथ जो है वो क्यों? ये तो स्टॉक होता है, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट। ध्यान से नहीं पढ़ा आपने फिर। लॉ मेकर ने थोड़ी ना कैपिटल एसेट वर्ड यूज करा, ये तो मैंने वर्ड यूज करा था कैपिटल एसेट। लॉ मेकर की जो लैंग्वेज है, लॉ मेकर ने वर्ड क्या यूज किया है? लॉ मेकर ने वर्ड यूज किया है बिजनेस एसेट। मतलब जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का भी हो, वो इट कैन बी कैपिटल एसेट एज वेल एज इट कैन बी द स्टॉक, या सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एनी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी है वो बिजनेस एसेट है ना। तो अगर आपने अपने बिजनेस में से फ्री ऑफ कॉस्ट, सपोज हमारे रिलेटिव में किसी को सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स देखने थे, सीए इंटर के देखने थे, सीए फाइनल के, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी दे दी, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आईडी दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। लॉ मेकर ने बड़ा क्लियर बोल दिया, आप जिस मर्जी को जो मर्जी फ्री में बांटो, गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी पे करते रहना। आप देख लो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, कैपिटल एसेट नहीं लिखा, यही कंफ्यूजन है सबसे बड़ा। बच्चे सोचते हैं कि कैपिटल एसेट, नो, द बिजनेस एसेट व्हिच इंक्लूड्स स्टॉक आल्सो एनी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस जिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये सब नोट करना है आपको। अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर एन एयर कंडीशनर फ्रॉम हिज स्टॉक इन ट्रेड फॉर पर्सनल यूज एट हिज रेजिडेंस, द ट्रांजैक्शन विल कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई एज इट इज अ परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। मतलब समझे भाई, बिजनेसमैन था, उसका खुद का एसी का शोरूम था, उसे घर के लिए एसी चाहिए था, निकाल के ले गया, खरीदेगा थोड़ी ना। लॉ मेकर ने क्या बोला कि कोई भी बिजनेस एसेट आप लेके जा रहे हो जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, परमानेंट ट्रांसफर, किसी को भी किया हो, खुद को किया हो, रिलेटिव को किया हो, किसी को भी किया, कोई भी बिजनेस एसेट जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, चाहे कंसीडरेशन चार्ज करी है या नहीं करी, वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर अप होगा। तीनों एग्जांपल अपने आप में सारी व्याख्या व्यतीत कर देते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आप फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जब नोट करेंगे तो उसके नीचे तीनों एग्जांपल जो है नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के देखो कई बार एग्जांपल आ जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट, और आप मान के चलिए बता रहा हूँ 25% पेपर आपको ऐसा भरा हुआ मिलेगा। तो इतनी जो आप मेहनत कर लेना सप्लाई पे, सब कामयाब होने वाली है। जीएसटी के अंदर जिसने सप्लाई की डेफिनेशन समझ ली उसी की जीत है। हाँ, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो पूरी की पूरी मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि बताओ ये सप्लाई है या नहीं, क्योंकि सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो फटाफट शेड्यूल 1 फर्स्ट पॉइंट जो है उसके तीन एग्जांपल आप नोट डाउन करिए, फिर सेकंड पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। सिर्फ ये जितना इस समय आपको एट प्रेजेंट दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट में, ये वही स्कॉलर वाला एग्जांपल ये सब तीन लिखने, समझ में आएगा? श्योर।
चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं शेड्यूल 1 का। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ between related persons or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। मतलब कह रहा है कि कोई रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, अब ये कौन है ये हम डिस्कस करेंगे। इनके बीच में अगर गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई होता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो हम उसे सप्लाई मानेंगे। अब ये रिलेटेड पर्सन है कौन? देखिए बड़े सिंपल वर्ड्स में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है उनको हम रिलेटेड पर्सन बोल सकते हैं। वैसे तो पूरी की पूरी डेफिनेशन हमें यहाँ पर दी गई है कि रिलेटेड पर्सन कौन है, लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं है। मोटे मोटे एक दो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन्स इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर या डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मतलब समझे आप, जैसे कोई पर्सन है आपके किसी और बिजनेस में वो डायरेक्टर है या आपके किसी और बिजनेस में वो मैनेजर है तो वो रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। जो पार्टनर्स हैं वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% से ज्यादा वोटिंग पावर या शेयर आपके बिजनेस में होल्ड करता है तो वो रिलेटेड पर्सन में आएगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसने डेट दे रखे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो रिलेटेड पर्सन है। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, ये पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, ये करने की जरूरत नहीं है। सच पर्सन आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी डीलिंग हो रही है तो रिलेटेड पर्सन में आएगा। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। मतलब सोल एजेंट क्या होता है कि सपोज आपने अपने प्रोडक्ट, सपोज हमारे वीडियो लेक्चर्स हमने एक होलसेल वेबसाइट को दे दी कि सिर्फ आप ही हमारे लेक्चर्स बेच सकते हो और कोई नहीं बेच सकता, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसने क्या बोला, अगर रिलेटेड पर्सन के साथ कुछ भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुआ है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, बट दैट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान से देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले इसको अच्छे से समझ लें। एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25, की याद करने की जरूरत नहीं है। व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा इंप्लीकेशन को भी समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो उस पर भी जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर लिमिट लगा रखी है 50,000 रुपये की। 50,000 से ऊपर के गिफ्ट अगर एक साल के अंदर दिए गए एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के द्वारा तो उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, है ना। सपोज बिजनेस में से आप कोई भी असेट निकालते हो, उसको अपने फैमिली पर्पस के लिए यूज करते हो, या बिजनेस से कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आपने फैमिली मेंबर्स के साथ करी है तो उस पर भी आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आता है। इस पॉइंट का पूरा इंप्लीकेशन समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में डीलिंग हुई है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा, चाहे कंसिडरेशन है या नहीं है। अरे मेन पॉइंट तो तुम भूल ही जाते हो। शेड्यूल 1 में क्या है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब समझ में आई बात? मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट तो यही है। मेन पॉइंट ये है कि सपोज बिजनेस से हमने कुछ असेट्स निकाले, ठीक है, से स्टॉक ही ले लो आप, ठीक है, आप उसे पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले गए, ठीक है, ऑब्वियसली पर्सनल यूज के लिए ले गए, कोई कंसिडरेशन वो नहीं होगी, ठीक है, या आपका कोई पार्टनर ले गया या आपका कोई एम्प्लॉय ले गया, ठीक है, चाहे उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं आई है, आपने कोई कंसिडरेशन नहीं ली, तब भी उस पर जीएसटी चार्ज होगा। भाई कंसिडरेशन लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं ली, पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। पहले जब सर्विस टैक्स या वैट हुआ करते थे तो एक बड़ा सिंपल सा रूल था, नो कंसिडरेशन नो सर्विस टैक्स, नो कंसिडरेशन नो वैट। तो उसमें नुकसान है कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉइज या कहीं पर भी किसी भी पर्पस के लिए एसेट जा रहा है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, कोई जीएसटी चार्ज, कोई वैट, कोई सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर देखो, एक तो बना दी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। क्या कि रिलेटेड पर्सन कौन है? ऑफिस डायरेक्टर, पार्टनर्स, एम्प्लॉइज, कोई भी व्यक्ति 25% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर सकता है, फैमिली मेंबर्स हो गए, सोल सेलिंग एजेंट्स हो गए। अगर ये व्यक्तियों के साथ ट्रांजेक्शन हुई है और इवन देयर इज नो कंसिडरेशन एट ऑल, स्टिल जीएसटी विल बी चार्ज। कैसे चार्ज किया जाएगा, कैसे उसकी वैल्यू निकलेगी, बात की बात है, लेकिन जीएसटी चार्ज होगा, आपको ये समझना है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? देखिए, अगर कोई पर्सन डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस कर रहा है, सपोज हमारा दिल्ली में ऑफिस है और हमारा वेस्ट बंगाल में भी ऑफिस है, तो हमें दिल्ली का अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और वेस्ट बंगाल का अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जी हाँ, ये जो बेसिकली बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं, उनको तो आप सोचो 28 स्टेट्स में सब जगह उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ए टू जेड, सॉरी 29 स्टेट्स में करवाना है, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, सब जगह का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। सपोज आपका एक ऑफिस है दिल्ली में, एक ऑफिस है वेस्ट बंगाल में, आपने दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करवाया वेस्ट बंगाल का, तो दिल्ली का जो आपका रजिस्ट्रेशन है और वेस्ट बंगाल का जो रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी के व्यूज में दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। दिल्ली ऑफिस अलग है, वेस्ट बंगाल अलग है, दो कंबाइंड बिजनेस एक है, बट जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और अब इससे प्रॉब्लम क्या आई कि सपोज दिल्ली ब्रांच से माल गया वेस्ट बंगाल को, स्टॉक ट्रांसफर हुआ, को दिल्ली ब्रांच से माल जो है वेस्ट बंगाल गया, वैसा वर्षा वेस्ट बंगाल से दिल्ली आया, तो इस पे भी जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अब देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करें तो आपको हर स्टेट यूनियन टेरिटरी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और हर सेपरेट रजिस्ट्रेशन को एक सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। समझ में आई बात? श्योर, पक्का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति नंबर ऑफ बिजनेसेस कर रहा हो, अब ये तो एक ही बिजनेस की हमने बात करी, ये एक ही बिजनेस को कर रहा है अलग अलग स्टेट्स में, हो सकता है कोई पर्सन एक से ज्यादा बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, और देखिए अगर वो एक से ज्यादा बिजनेस कर रहा है तो एक ही जीएसटी नंबर पे कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं सबका सेपरेट जीएसटी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। आप कर लो एक ही, उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली व्यक्ति क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ बिजनेस करें तो हर बिजनेस का सेपरेट जीएसटी नंबर वो ले लेते हैं। तो हर बिजनेस का अगर आपने सेपरेट जीएसटी नंबर लिया है तो आपका हर बिजनेस एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। मतलब सीधा सा कंक्लूजन ये है, जितने जीएसटी नंबर उतने डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर आप नंबर ऑफ स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको हर स्टेट का तो एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना है। देखिए जरा, a person who has obtained or is required to obtain more than one registration under in one state union territory or more than one state union territory shall in respect of each such registration be termed as distinct person। उसको हर रजिस्ट्रेशन के लिए एक तरह से एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। क्या हम एक
जीएसटी नंबर पे नंबर ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट क्या एक ही जीएसटी नंबर से थ्रू आउट इंडिया ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर स्टेट के लिए एक सेपरेट जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। जहाँ जहाँ आपके ऑफिस हैं, जहाँ जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ वहाँ का सेपरेट जीएसटी नंबर होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसा होता है कि लोग नंबर ऑफ बिजनेस के लिए जितने बिजनेस है सबका अलग अलग जीएसटी ले लेते हैं। तो मतलब सर अगर कोई 3 बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई अगर 3 बिजनेस कर रहा है और उसके पूरे इंडिया में ऑफिसेज हैं, तो उसने अगर अलग अलग जीएसटी ले रखा है, तो पहले बिजनेस के लिए उसे 29 स्टेट्स प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज का, फिर दूसरे बिजनेस के लिए 29 प्लस 7, और फिर तीसरे बिजनेस के लिए 29 प्लस 7 ऐसे लेना पड़ेगा। जी हाँ, इतने जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। दिस इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन इन द जीएसटी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो जीएसटी का है वो यही है कि आपको जीएसटी सबका अलग अलग लेना पड़ेगा। जीएसटी बेसिकली एक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। जब आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एज ए सप्लायर, तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी गवर्नमेंट से अलॉट होती है, और जो भी आप बिल रेज करते हैं उस पर आप अपना जीएसटी नंबर जो है वो पुट करते हैं कि ये आपके बिजनेस का जीएसटी नंबर है। मोहन, a chartered accountant, has registered head office in Delhi. He has obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly opened branch office. Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. Supply between Delhi office and West Bengal office in the course of furtherance of business even without consideration will qualify as supply. मतलब अगर दिल्ली से वेस्ट बंगाल ऑफिस या वेस्ट बंगाल ऑफिस से दिल्ली ऑफिस को कोई भी सर्विसेज मिल रही हैं, तो उन पे जीएसटी चार्ज होगा। Further, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct persons. मतलब अरे कुछ नहीं है, वही पूरी की पूरी डेफिनेशन है। यहाँ वो पर्सन की बात कर रहा था, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर जगह आप जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा उसको, और यही बात वो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है कि हर एस्टेब्लिशमेंट को भी क्या माना जाएगा कि हर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन की है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। नीचे एग्जांपल पढ़ो। ऋषभ एंटरप्राइजेस, a registered supplier, owns an air conditioned restaurant in Virar, Maharashtra. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand, for trading of alcoholic liquor for human consumption. Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is non-taxable supply, Rishabh Enterprises is not required to obtain registration with respect of the same in Uttarakhand. In this case, air-conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop in Raipur, though unregistered, shall be treated as establishment of distinct person. Supply by Maharashtra office to Uttarakhand office in the course of furtherance of business, even without consideration, will qualify as supply. ये रायपुर उत्तराखंड एक ही चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। मतलब रायपुर उत्तराखंड जो है वो एक ही चीज़ है। कहीं आप सोचे रायपुर अलग है उत्तराखंड अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ बिहार महाराष्ट्र है, ऐसे यहाँ रायपुर उत्तराखंड है, तो आपको आधी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऋषभ ने एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोला, उसने लिकर शॉप भी खोली। Supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is non-taxable supply. Rishabh Enterprises is not required to obtain registration with respect to same in Uttarakhand, क्योंकि वो जो बेच रहा है वो अल्कोहलिक चीज़ है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। In this case, air conditioned restaurant Maharashtra and liquor shop in Raipur shall be taxed as establishment of distinct person, though unregistered. चाहे आपने उसे रजिस्टर नहीं भी करवा रखा, तब भी वो establishment of distinct person माना जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक तो है विरार, एक है रायपुर। रायपुर में जो चीज़ है वो जीएसटी में कवर ही नहीं होती, ठीक है। अब जीएसटी में कवर्ड ही नहीं होती तो हमें इसका कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसका हमें जीएसटी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। तो जब हमने इसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, कोई इसका सेपरेट जीएसटी नहीं इशू नहीं हुआ, तो इनके बीच में रिलेशन कहाँ हुआ जीएसटी में? आपके मन में यही डाउट है? ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट। बड़े ध्यान से देखिए, हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, उसकी एस्टेब्लिशमेंट है दूसरे स्टेट के अंदर, और यूनियन टेरिटरी कहीं लिखा है कि जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं लिखा लॉ में कहीं। यही तो डीपनेस है इसकी। बस उसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है कि हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। then such establishments shall be treated as establishment of distinct purpose. मतलब चाहे ये जो आपका रायपुर के अंदर इनकी एस्टेब्लिशमेंट है उसको जीएसटी में कवर अप नहीं होता, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तब भी दोनों को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब देखो, लिकर शॉप इन रायपुर shall be treated as establishment of distinct person. Supply of Maharashtra office to Uttarakhand office in course or furtherance of business even without consideration will qualify as supply. समझ में आ गई बात? श्योर। तो डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन को एक बार जरा फटाफट ओवरव्यू करें। अगर किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, हर रजिस्ट्रेशन के लिए उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर कोई पर्सन नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है तो उसकी जितनी जगह एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर यूनियन टेरिटरी, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, देन सच एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं। अगर आपके 3 जगह बिजनेस चल रहे हैं, तीनों का जीएसटी नंबर आपने अलग रखा, डिस्टिंक्ट पर्सन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन सपोज आपके 4 प्लेसेस पे बिजनेस चल रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इसका आपने जीएसटी ले रखा, इसका जीएसटी ले रखा, इसका ले रखा, लेकिन इसके लेने की जरूरत नहीं है, तो ये चारों मिला करके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन तो कहलाएंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन सिर्फ ए बी और सी कहलाएंगे। समझ में आई बात? श्योर। सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखिएगा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, और डाउट है तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है डाउट इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आई बात? तो इन शॉर्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसीडरेशन विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। बट एम्प्लॉइज को अगर 50,000 रुपए तक के गिफ्ट दिए गए हैं तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर अप नहीं होगा। इधर ये 2 पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब आपको अच्छे से नोट डाउन करने। समझ में आई बात? क्लियर? हाँ, लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है जिसके अगेंस्ट वो सैलरी ले रहा है, तो वो जीएसटी में कवर अप नहीं होता। कहीं आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाए कि भैया एम्प्लॉय जो सर्विसेज दे रहा है अपनी एम्प्लॉयर को और उसके लिए सैलरी ले रहा है तो क्या उस पर भी जीएसटी होगा? नहीं। हाँ, कोई गुड्स और सर्विसेज उसके अलावा है तो उसके ऊपर जीएसटी जरूर चार्ज होगा। समझ में आई बात? तो ये बात मैंने आपको दोनों बता दी है, फिर भी आप एक बार सेफर साइड लीजिएगा। हाउएवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ये भी हम वैसे आगे पढ़ेंगे शेड्यूल 3 में, जिसके अंदर ये बताया गया कि किसको जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया। तो आपके इसी के साथ ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है वो कवर अप होते हैं। है क्या शेड्यूल 1 में कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी इनको सप्लाई माना जाएगा। समझ में आई बात? फिर फूड, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है, सर्विसेज नहीं लिखा हुआ।
आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज था या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स था, लेकिन यहाँ सिर्फ गुड्स है। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स आर कवर्ड, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर गुड्स की बात है तो ही विदाउट कंसिडरेशन उसे सप्लाई माना जाएगा, अगर सर्विसेज की बात है तो उसे विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट मींस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन इज मस्ट। अब पढ़ने क्या जा रहे हैं इसकी बात करें। सप्लाई ऑफ गुड बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब समझे, गुड सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल एजेंट को, और एजेंट जो है अंडरटेक करता है टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। वैसे तो अपने आप में बहुत क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर हमें ये देखना है कि एजेंट जो है जब कस्टमर को इनवॉइस इशू करेगा, तो वो जब इनवॉइस इशू करेगा एजेंट कस्टमर को, तो वो प्रिंसिपल के नाम पे करेगा या अपने खुद के नाम पे करेगा। अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे ही इनवॉइस इशू करेगा, मतलब प्रिंसिपल से माल आ रहा है किसके पास, एजेंट के पास, ठीक है, एजेंट जो है आगे कस्टमर को इनवॉइस इशू कर रहा है प्रिंसिपल के नाम पर ही, ठीक है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एजेंट जो है अपने खुद के नाम पर इनवॉइस कस्टमर को इशू कर रहा है तो फिर उसे सप्लाई माना जाएगा। मतलब ये क्या है सर, देखिए बड़ा सिंपल है। अगर प्रिंसिपल के नाम पे एजेंट इनवॉइस इशू करेगा सप्लाई नहीं माना, अपने नाम पे इनवॉइस इशू करेगा तो सप्लाई माना है। और ये सिर्फ इस वे में नहीं है। सपोज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब एजेंट कुछ परचेजेस करता है और परचेजेस करके वो प्रिंसिपल को गुड्स ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखो यहाँ तो एजेंट अपॉइंटेड है किस पर्पस के लिए, फॉर सेल। यहाँ आपने एजेंट किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया हुआ है, फॉर परचेजेस। परचेजेस के लिए आपने एजेंट अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। तो परचेजेस के लिए आपने एजेंट अपॉइंट किया और वो आपके बिहाफ पे परचेजेस करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। अब इसमें भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एजेंट अगर सीधे जो परचेजेस का इनवॉइस है, जो परचेजेस का इनवॉइस है, अगर वो सीधे प्रिंसिपल के नाम पे बनवा रहा है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट अगर वो अपने नाम पे बनवा रहा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। मतलब वो पहले अपने नाम पे बनाता है और फिर प्रिंसिपल के नाम पे एक नया बिल रेज करता है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। देखिए बड़ा लॉजिकल है। सपोज मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सीसीटीवी कैमरे लगवाए मैंने अपने इंस्टीट्यूट में। अब जिससे मैंने लगवाए सीसीटीवी कैमरे, उस पर्सन ने क्या किया, वो कैमरे अगर पहले अपने नाम पे लेता है और उसके बाद मुझे एक फ्रेश इनवॉइस रेज करता है, तो ऑब्वियसली दो सप्लाई है। एक तो कैमरे उसने मेरे बिहाफ पे खरीदे मार्केट से जाके, लेकिन बिल अपने नाम पे बनवाया और फिर एक रिवाइज्ड बिल मेरे को दिया। तो लॉ ने बड़ा क्लियर बोल दिया कि भैया यहाँ पर दो सप्लाई है, ठीक है। वो पर्सन कैमरा आपके बिहाफ पे खरीद रहा है, आपका एजेंट है वो जब कैमरा खरीद रहा है मार्केट से, लेकिन क्योंकि उसने पहले अपने नाम पे बिल रेज करवाया फिर आपको एक फ्रेश इनवॉइस दिया, तो यहाँ पर जो आपको वो इनवॉइस दे रहा है एक सेपरेट इनवॉइस अपने नाम पे, ठीक है, वो सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन सपोज वो मार्केट से कैमरे लेने गया, उसने कहा कि मेरे को तो लेबर चार्जेस दे देना 2000 रुपीज़ और जो भी कैमरा है वो मैं सीधा बिल आपके नाम पे बनवा देता हूँ, तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने प्रिंसिपल के नाम पे सीधे बिल बनवा दिया, सप्लाई उसे नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजेंट ने सीधे मार्केट से जो है बिल किसके नाम पे बनवा दिया, हमारे नाम पे बनवा दिया। तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी, क्या एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है या अपने नाम पे इनवॉइस पहले बनवा रहा है, तो उस केस के अंदर उसे सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है। आइए जरा 5 एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, उससे आप समझिए। देखिए ये जो सारा का सारा है इसको मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है एक्जैक्टली, और वही चीज़ यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में है। In order to determine whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3 of schedule 1, याद करने की जरूरत नहीं, as discussed above or not, the deciding factor is whether the invoice for the further supply of goods on behalf of the principal is being issued by agent or not. In other words, the crucial point is whether or not agent has the authority to pass or receive the title of goods on behalf of the principal. टेक्निकल है, अब समझिए सिंपल यहाँ पर। Whether the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from the principal to the agent would fall within the fold of para 3 above. However, it may be noted that in cases where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal, such agent shall not fall within the ambit of para 3. तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा। अब ये जो है बना लीजिए कि प्रिंसिपल गुड्स दे रहा है एजेंट को, एजेंट आगे कस्टमर को दे रहा है, इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे जा रहा है तो सप्लाई नहीं है, एजेंट के नाम पे जा रहा है तो सप्लाई है। सेम वे वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा है, सिमिलरली वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रोक्योर्ड मतलब परचेज किए एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, आर इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ एजेंट, पहले वो एजेंट के नाम पे इनवॉइस किए गए, देन फर्दर प्रोविजन ऑफ द सेड गुड्स बाय एन एजेंट टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद एजेंट ने प्रिंसिपल को अपना इनवॉइस इशू किया, वुड बी कवर्ड बाय पैरा 3। सर्कुलर भी आया, सर्कुलर ना भी होता तो बाय डिफॉल्ट है। मार्केट से परचेज किया एजेंट ने फिर ट्रांसफर करता है प्रिंसिपल को, उस परचेज का जो इनवॉइस है डायरेक्टली इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। फर्स्टली पहले एजेंट के नाम पे और फिर एजेंट फ्रेश इनवॉइस इशू करेगा तो सप्लाई माना जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। ये इसके बाद इसके नीचे एग्जांपल्स हैं, तो ये आप 4 एग्जांपल्स कर लीजिएगा, ठीक है, ये बेशक नहीं करिएगा, जितने आप कर सकें एक बार एग्जांपल जो है वो रीड कर लीजिएगा, मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जांपल आप नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी बारे आपको एक बार रीडिंग हो जाए। इसी में से ही इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जांपल में दिए हैं, जैसे मिस्टर ए अपॉइंट्स मिस्टर बी टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट, मिस्टर बी आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय मिस्टर ए एंड आस्क द सप्लायर टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए, obviously supply. In this scenario, Mr. B is only acting as a procurement agent and has in no way involved himself in the supply or receipt. Hence, in accordance with the provisions of Act, Mr. B is not an agent of Mr. A for supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. तो सिर्फ शेड्यूल 1 लिखिएगा, कोई इतना टेक्निकल नहीं लिखना, आपको लिखना है कि भैया क्योंकि इनवॉइस सीधे मिस्टर ए के नाम पे दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर मिस्टर बी एजेंट नहीं है, उन्हें सप्लाई की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा एज पर शेड्यूल 1। एक बार एग्जांपल आप सारे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सीएनएफए से मत घबराइएगा, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट, जिसको हिंदुस्तान में कमीशन एजेंट बोला जाता है, जो कमीशन लेके कोई भी काम करते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका जो थर्ड पॉइंट है ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया, पक्का। फटाफट इसको एक बार नोट करिए, फिर फोर्थ पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। कब चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अगर किसी बिजनेस ने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो अगर वो विदाउट कंसीडरेशन दी है तभी उसे सप्लाई माना जाएगा। क्या है एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हेड ऑफिस है यूएसए में, उसने उसका ब्रांच ऑफिस जो है वो इंडिया में, और हेड ऑफिस ने कोई सर्विस दी ब्रांच ऑफिस को जिसके लिए कंसीडरेशन चार्ज नहीं करी, तो अगर यूएसए के हेड ऑफिस ने इंडिया की ब्रांच को कोई सर्विस दी और कंसीडरेशन नहीं भी चार्ज करी तब भी उसे सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट सपोज मिस्टर ए है,
बड़े ध्यान से समझना, मिस्टर ए हैं, उनके जो ब्रदर हैं वो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने मिस्टर ए को कुछ सर्विसेज दी, ठीक है, और उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करी, नो कंसिडरेशन, तो फिर इसको सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा। वाई सो? बिकॉज ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, ये किस नेचर की है? पर्सनल नेचर की। अब आप में यहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं, आप कहेंगे कि सप्लाई की डेफिनेशन में तो आपने ये बताया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हो रहा है फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो उसे सप्लाई माना जाएगा। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि पर्सनल सर्विस है, पर्सनल नेचर की सर्विसेज हैं, इंपोर्ट हो रही है तो सप्लाई माना जाएगा, बट दैट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। यहाँ ये भी तो बात हुई थी, मतलब अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, सीधी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? वो ये ध्यान रखनी है कि अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो और सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी और फॉर कंसिडरेशन करी, सर्विसेज कौन से नेचर की है? फॉर पर्सनल यूज है, फॉर कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, बट अगर आपने उसे इंपोर्ट किया विदाउट कंसिडरेशन तो फिर उसे सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा। ये इसके दो एग्जांपल हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं दोनों, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझ में आएगा। तो इसी के साथ हमारे चारों पॉइंट जो है कि कब विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा, अगर आपने कोई बिजनेस से ट्रांसफर किया ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ, प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल है, या अच्छा इसमें क्या था, इनवॉइस जो है वो एजेंट के नाम पे होना चाहिए, और इसमें क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है। तो ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जब विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सप्लाई का वो पूरा का पूरा इसी के साथ जो है वो कंप्लीट होता है। फटाफट इसको नोट करिए फास्ट। टू प्रिंसिपल की डेफिनेशन, चलिए सप्लाई की डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारा पूरा हो चुका है और अब हम बाकी पार्ट्स देखते हैं। बाकी पार्ट्स बहुत सिंपल है। सबसेक्शन 1A क्या कहता है? सबसेक्शन 1A हमें ये बताता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा और कौन सी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस। देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो फ्लैट चार्जेबल होती है 18% से, जबकि जो सप्लाई ऑफ गुड है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट है। तो बेसिकली इट इज नेसेसरी टू डिफाइन, आपने फर्स्ट क्लॉज में ये पढ़ लिया कि सप्लाई क्या है, लेकिन अब वो सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है वो हमें पता लगेगा सबसेक्शन 1A से। तो वेदर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 दे शैल बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड है सप्लाई ऑफ सर्विस है वो हमें शेड्यूल 2 में गिवन है। शेड्यूल 1 में क्या था याद है कुछ? विदाउट कंसिडरेशन अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया गया है तो कुछ चार एक्टिविटीज ऐसी थी जिनको सप्लाई मान लिया जाएगा। कौन कौन सी थी याद है कुछ? इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है बिजनेस एसेट पे, अरे वाह वेरी गुड। डीन पर्सन रिलेटेड पर्सन वाली ट्रांजैक्शन थी, प्रिंसिपल एजेंट वाली ट्रांजैक्शन थी, सर्विसेज इंपोर्ट करी है, वेरी गुड आपको याद है। चलो तो अब शेड्यूल 2 को हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड है सप्लाई ऑफ सर्विस। ये इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये आप इतना याद रखिएगा और एग्जाम में भी ऐसे लिखाइएगा अगर पूछा जाए टू क्लासिफाई ट्रांजैक्शन वेदर द ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखिए शेड्यूल 2 आपका यहाँ से शुरू होता है। इसको याद करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में वो आपको कुछ एग्जांपल्स दे देगा और पूछेगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। इससे ज्यादा कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, किसी भी लेवल का आप एग्जाम अपीयर करने जा रहे हो। वो जैसे इसमें आपको एग्जांपल दे दिया, रोहन सेल रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर, तो आइडेंटिफाई क्या है नेचर ऑफ सप्लाई, इट्स सप्लाई ऑफ गुड्स। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप सिंपली जितने एग्जांपल्स है ना उसको नोट डाउन करें और उसके आगे लिखें कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इंस्टेड या प्योर टेक्स्ट पढ़ें, वो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और मैं आपको बता दूं ले देखिए यही एग्जांपल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी नया नहीं होता। देखिए बड़ा सिंपल है वैसे, अगर हम देखें कहीं पर भी अगर गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट अगर गुड्स ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं रेंट पर दिए जा रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट, तो क्लियर है कि इट्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। देखिए ये प्योर लॉ अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे ट्रांसफर किया टाइटल इन गुड्स, अब आपको समझ में आ गया टाइटल मतलब ओनरशिप, कि रोहन ने गारमेंट सेल कर दिया कस्टमर को तो ओनरशिप चली गई, ठीक है, इट्स सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन राइट्स इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, अभी आपने ट्रांसफर नहीं दिया, राइट्स यूज करने के लिए आपने दे दिया सामने वाली पार्टी को कि हाँ आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। जैसे आपने कोई चीज किराए पे दी तो ओनरशिप आपके पास है लेकिन आप सामने वाले पर्सन को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो इट्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल में आपको मेन चीज सिर्फ ये ध्यान रखनी, टाइटल दे दिया सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइटल नहीं दिया, राइट टाइटल आपके पास है, राइट टू यूज दिया है, राइट टू यूज बट नॉट टाइटल, तो क्या है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और टाइटल इन गुड्स ही दे दिया तो क्या है वो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। चलो अब शॉर्ट में देखो एग्जांपल तो सारे नोट डाउन करने, कोई भी नहीं छोड़ना, और शॉर्ट में ये नोट डाउन करते रहो, समझ में बात श्योर। इसके बाद टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसीडरेशन एज एग्रीड, मतलब टाइटल इन गुड्स विल पास ऑन विल पास ऑन फ्यूचर डेट पे जाएगा, लाइक हायर परचेज में जैसे होता है, आपने देखा होगा हायर परचेज में क्या होता है, सारी इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाती है तो हायर परचेजर को ओनरशिप मिलती है, ठीक है, या सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर गुड्स बेचे गए हैं, ठीक है, तो ये भी क्या माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसको और अच्छा बनाने का तरीका हमारे पास, आप ऐसे लिखिए टाइटल इन गुड्स ईदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर डेट लाइक हायर परचेज सेल और रिटर्न बेसिस, तो हमें उसे क्या मानना है सप्लाई ऑफ गुड्स। राइट टू यूज दिया बट नॉट टाइटल तो क्या मानना है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आप इस वाले पार्ट को नोट डाउन करिए, ठीक है, प्लस ये जो एग्जांपल है 1 2 3 एंड 4 ये चार एग्जांपल जो है नोट डाउन करिए और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? फटाफट इतना आप नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे दी गई है किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए, चाहे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रेंट पे दिया गया, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री कुछ भी, तो अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे दी गई है फॉर एनी कमर्शियल पर्पस तो उसे माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। इसके लिए आप ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, ये दो एग्जांपल जो है आप इसके लिए नोट डाउन कर लेंगे।
इतना लिख के, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके बाद किसी भी तरह की कोई आउटसोर्सिंग है, ट्रीटमेंट है या प्रोसेस है, तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये क्या है, बड़ा सिंपल वे में। सपोज एयरटेल ने अपना कॉल सेंटर आउटसोर्स कर रखा है कि जो भी कस्टमर की कंप्लेन है वो एक एक्सटर्नल पार्टी अपॉइंट कर रखी है और वो सारी सर्विसेज उनको देते हैं, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। या कई बार, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जीन्स होती है, तो जीन्स जब मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं, वो डिज़ाइन जो है बनाने का काम जनरली आउटसोर्स कर दिया जाता है कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको दिया जाता है कि आप इस पे जो जो डिज़ाइन है वो बना के हमें भेज दीजिए। या एम्ब्रॉयडरी का काम होता है सूट्स के ऊपर, तो जिस फैक्ट्री में सूट्स बन रहे हैं एम्ब्रॉयडरी होने के लिए वो किसी और जगह जाते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसेस अगर आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, या सबसे अच्छा एग्जांपल, सपोज हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, अब इसके बाद इसमें एडिटिंग होनी होती है और हम इसे एडिटिंग के लिए किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में भेजते हैं जहां से वो एडिट होकर फिर हमारे पास आती है। तो जो हम काम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसेस, जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में अपनी आउटसोर्सिंग कहते हैं, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसके ऊपर आप ये वाला एग्जांपल जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, साथ में एग्जांपल जरूर नोट डाउन करने हैं, वही आपको दिमाग में एक इमेज देंगे कि कैसे आपको याद रखना है। कोई बिजनेस असेट अगर आपने ट्रांसफर कर दिया जो कि अब बिजनेस का पार्ट नहीं है, कोई भी बिजनेस असेट, चाहे वो स्टॉक है या कोई भी कैपिटल असेट है, तो सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा। लेकिन अगर उसे यूज किया फॉर पर्पस अदर देन बिजनेस, लाइक अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, जैसे मैंने ऑफिस की कार यूज करी अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पर जीएसटी अकॉर्डिंगली लगेगा। तो बिजनेस असेट अगर परमानेंटली ट्रांसफर हुआ जो अब बिजनेस में नहीं है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बट अगर उसे यूज किया गया पर्सनल पर्पस के लिए किसी भी तरीके से, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। सारे आपके 1 1 2 2 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर डिजाइन होते हैं। तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स फास्ट। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर आई आपकी एक छोटी सी अमेंडमेंट को। सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर परमानेंट ट्रांसफर कर दी जाती है बिजनेस असेट तो सप्लाई ऑफ गुड मान लिया जाता है, और अगर पर्सनल यूज के लिए दे दी जाती है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। देखिए आपने पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज असेट्स, यानी कि परमानेंटली ट्रांसफर किया जा रहा है। और साथ में क्या ऐड था, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, मतलब चाहे पैसा दिया गया है इसके लिए या नहीं दिया गया है, सप्लाई ऑफ गुड मान लिया जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2020 से देखिए वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन इस वर्ड को ओमिटेड कर दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया गया है। सेम चीज देखिए आपकी यहाँ पर कर दी गई है सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी। तो अब इससे इफेक्ट देखिए ऐसा प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले देखिए ये चीज मेंशन थी कि अगर कंसिडरेशन पे किया गया है या नहीं पे किया गया, सप्लाई ऑफ गुड मान लिया जाएगा अगर बिजनेस असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दी जा रही है, और अगर गुड्स प्राइवेट यूज के लिए दी जा रही है तो वहां पर हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेते थे। तो अब इनके हटा देने से भी इस डेफिनेशन के ऊपर आपका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रेट्रोस्पेक्टिव देखिए अमेंडमेंट है आपकी ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होती है फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। तो अपने नोट्स में आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, दोनों ही जगह आप इसको काट दीजिएगा। इस पॉइंट को नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। पूरा का पूरा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट, आपका बिजनेस अब एग्जिस्ट नहीं करता, बिजनेस बंद कर रहे हैं या व्हाटसोएवर, तो जो भी बिजनेस असेट्स उस समय बचेंगे शेल डीम टू बी द सप्लाई ऑफ गुड्स। जितने भी बिजनेस असेट्स उस समय आपके पास बचे हुए हैं वो सारे आपके सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, अरुण अ ट्रेडर इज वाइंडिंग अप द बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट इन द स्टॉक शेल बी डीम टू बी द सप्लाइड बाय हिम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। अब मतलब बिजनेस बंद करना भी गुनाह कर दिया, क्योंकि जो भी आपके पास उस समय असेट्स बचे होंगे सबकी वैल्यू निकाल ली जाएगी और माना जाएगा वो आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है। हाँ, इसकी दो एक्सेप्शन है कि सपोज आपने किसी को बिजनेस बेच दिया एज गोइंग कंसर्न, सपोज हमने ई स्कॉलर्स किसी को पूरा का पूरा बेच दिया और आगे कोई उसे कंटिन्यू करेगा, सपोज हमने बायजूस को बेच दिया अपना ई स्कॉलर्स, तो हमने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एज गोइंग कंसर्न। समझ में आई बात? या बिजनेस कैरिड ऑन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर ए है, उनकी डेथ हो गई, उसका बेटा बिजनेस चला रहा है, या उन्होंने कोई एजेंट अपने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं। एजेंट उन्होंने अपॉइंट कर दिया और एजेंट अपने नाम पे बिलिंग कर रहा है, तो उस केस के अंदर एक्सेप्शन है। उस केस के अंदर दो बिजनेस अब वो पर्सन नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, सेम बिजनेस कोई और पर्सन कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि मिस्टर ए था, उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस मिस्टर बी को बेच दिया। मिस्टर ए उस बिजनेस को नहीं करे लेकिन कोई और तो कर रहा है ना, वो उस पे जीएसटी डीलिंग करेगा। तो अगर आप बिजनेस ट्रांसफर करते हैं एज गोइंग कंसर्न या बिजनेस कैरिड ऑन बाय सम लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उस केस के अंदर आप तो वाइंड अप कर रहे हैं, आप तो छोड़ रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो असेट्स हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माने जाएंगे। समझ में आ गई बात? श्योर? पक्का? तो देखिए, मिस्टर ए डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू द बिजनेस, हैव हेंस बिजनेस असेट्स ऑफ ₹10 लाख। मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिजनेस असेट जो है 10 लाख रुपए के वो स्टॉक में है और उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उन्होंने बिजनेस बी को सोल्ड कर दिया तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। बिजनेस उनका बेटा कंटिन्यू करेगा तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसके साथ, क्लियर? इसके बाद रेंटिंग है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सपोज कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या मंदिरों में आपने देखा हॉल होते हैं जिनको रेंट पे दिया जाता है रिलीजियस फंक्शंस के लिए, ठीक है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कई बार ऑडिटोरियम वगैरह या उनका जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे देती है अपनी कुछ मीटिंग्स वगैरह करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, पढ़ लीजिएगा। तो कोई भी रेंटिंग है इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। तो जितना ऑरेंज में है प्लस जितना मैंने केस 1 आपको बताया है ये, और ये एग्जांपल जो है, ठीक है, एग्जांपल मस्त है, जिसने एग्जांपल कर लिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। देखिए, इसमें आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो कंसिडरेशन आपको मिली है वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उससे पहले मिली है या उसके बाद मिली है। देखिए, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस लेते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू होता है, विच इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि वो कंस्ट्रक्शन का काम 100% कंप्लीट हो गया। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू किया जो भी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनरली म्युनिसिपैलिटी होती है वो, तो कंसिडरेशन अगर उससे पहले ही मिली तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट इशू करने के बाद मिली है
तो वो सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा। ऐसा क्यों सर? देखिए, रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो डेवलप करते हैं। सपोज उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, उसके बाद जब पूरा फ्लो अच्छे से पूरा तैयार हो गया, उसके बाद उन्होंने उसे सेल करना शुरू किया। जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उन्होंने इशू कर दी, तो अगर उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बना करके उसके बाद उसे सेल करना शुरू किया और फिर कंसिडरेशन मिली तो उसे सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा। लेकिन अगर वो बीच बीच में अभी प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और उन्होंने कुछ पार्ट पेमेंट ले ली और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है वैसे वैसे वो पेमेंट लेते जा रहे हैं, दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है इसका एग्जांपल है, ये आपको करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, तो अगर आपने किसी को परमानेंट ट्रांसफर कर दी तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर टेम्परेरी ट्रांसफर है या उसका परमिट आपने दिया है कि आप इसे यूज कर सकते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। फॉर एग्जांपल, हमने बुक लिखी, बुक लिखने के बाद पब्लिकेशन हाउस को उसकी कॉपीराइट दी कि आप ये बुक छाप सकते हैं 5 सालों के लिए, तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर परमानेंट ट्रांसफर है, सपोज बुक लिख के उनको दे दी कि भैया आप इसे छापो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वन टाइम पेमेंट ले ली, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, श्योर। कोई भी आईटी सर्विसेज ली गई हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, डिजाइन करवाया, प्रोग्रामिंग, अपग्रेडेशन, कुछ भी इंप्लीमेंटेशन, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, जितना ऑरेंज पार्ट है वो सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस ये जो एग्जांपल है दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। बात कर चलिए इसके बाद बात करते हैं एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन और टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, लाइक नॉन कॉम्पिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप मेरे एरिया में ऑपरेट नहीं करेंगे या आप ये बिजनेस 3 साल तक नहीं करेंगे, फोरबियरेंस में जो हमने पढ़ा था, तो वो जो है सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको पढ़िएगा। केबल ऑपरेटर है, he has entered into an agreement with cable operator B that he will not provide cable connection in the specified area where B is providing the connection, non compete agreement constitute as supply of service। ठीक है, इसके बाद कंपोजिट सप्लाईज, अभी इसके ऊपर हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है कि जब आप एक से ज्यादा चीजें सप्लाई कर रहे हैं बट देयर इज सम प्रिंसिपल आइटम दैट यू आर सप्लाइंग। फॉर एग्जांपल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि सपोज आपने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में पूरा उनकी बिल्डिंग बना के देंगे, ठीक है, साथ में जो भी फिटिंग्स हैं बाथरूम के अंदर या इलेक्ट्रिशियन की या जो छोटा मोटा फर्नीचर है वो सब आप उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, आप कंस्ट्रक्शन की सब सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में आप उन्हें कुछ कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी करके दे रहे हैं, फिटिंग भी करके दे रहे हैं, ये सब चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। या कोई रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसके अंदर आप पूरा उसे रिपेयरिंग सर्विस देंगे प्लस जो गुड्स लगेंगे वो भी आप सप्लाई करेंगे। तो इस तरह के वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपोजिट सप्लाई होती है। कंपोजिट सप्लाई मतलब एक से ज्यादा चीजों की सप्लाई हो रही है बट देयर इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई इन द सेंस कुछ मेन चीज उसमें सप्लाई हो रही है। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ने जाते हैं, जब आप फिजिकल क्लासरूम के अंदर पढ़ने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें टीचर आपको पढ़ाता भी है, साथ में नोट्स भी देता है। ये सुनो, टीचर आपको टीच भी कर रहा है और साथ में नोट्स भी दे रहा है। तो टीचर आपको जो टीच कर रहा है वो एक सप्लाई है, एज वेल एज जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं वो भी एक सप्लाई है। लेकिन इस केस के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो टीचिंग है। ये सुनो, तो ये एक कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई किसको माना जाएगा, टीचिंग को। तो सेम वे अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं जिसके अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन या कुछ भी है तो उसे सीधा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, एकदम सेम कंस्ट्रक्शन की तरह से ट्रीट किया जाएगा। अभी कंपोजिट सप्लाई पे बड़ी डिटेल डिस्कशन करनी है, फॉर द टाइमिंग इतना याद रखिएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जिसमें आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं प्लस कुछ कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगे। इंपॉर्टेंट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयरऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। सप्लाई ऑफ गुड्स ये क्या है कि अगर आपने कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बना रखा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो अपने मेंबर्स को इंटरनल सर्विसेज दे रही है कुछ अगेंस्ट कैश उनसे पेमेंट लेके, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। अनइंपॉर्टेंट है, कोई इसे खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिस बुक में था तो मैंने भी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए तो मेन बातें हमने जो देखी इसके अंदर एक टाइटल वाली, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस असेट्स, बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट, रेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद पगड़ी सिस्टम, आपको पता है हिंदुस्तान में बड़ा प्रिविलेंट है। इसमें क्या होता है, आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है पगड़ी का वो जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को दे देता है और फिर उससे किराया चार्ज नहीं किया जाता, पगड़ी लगती है बेसिकली। तो पगड़ी जो है कि आपने एक लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए दे दिए और उसका मकान आप यूज कर लो, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ लीज और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड सच एक्टिविटी स्पेसिफाइड डिक्लेयर्ड टू बी अ सर्विस। तो अगर पगड़ी सिस्टम पे आपने कोई एसेट लिया है तो उसे जो है सर्विस माना जाएगा। बाकी और कुछ आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। जो ऑरेंज अंडरलाइन है सिर्फ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर ये लिख लीजिएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, इट्स पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, वैसे लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये एग्जांपल नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट लिख लीजिएगा। क्लियर? इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ये लीस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अभी तक चलिए बात चलिए बात करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की। इसके अंदर नेगेटिव लिस्ट दी गई है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, चाहे हमने सबसेक्शन 1 में कुछ भी बात करी, हमें से कोई परवाह नहीं है, उसकी परवाह किए बिना एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज स्पेसिफाई की गई हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी, इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब पॉइंट ए और बी क्या कह रहा है? पॉइंट ए कह रहा है शेड्यूल 3 में हमने कुछ एक्टिविटीज बताई हैं जो कि सप्लाई नहीं कंसीडर की जाएंगी, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। किसकी एक्टिविटीज? एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट अपने आप नोटिफाई नहीं करेगी, इट विल बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल में बेसिकली हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और देश के फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं और सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो अगर काउंसिल ने पूरी रिकमेंड किया तो सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? इसको ऐसे लिखेगा, लिखना कैसे है देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग दिस एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखेंगे एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। समझ में आई बात? क्लियर? अब शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी बातें स्पेसिफाइड है, उसके ऊपर हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। अब उससे पहले ये नोट डाउन करिए फास्ट। और अब
चलिए जब हम बात करते हैं शेड्यूल 3 की, शेड्यूल 3 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको नेगेटिव लिस्ट पे रखा गया, मतलब उनको पे जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आते। तो वो कौन सी? सबसे पहला, अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है जिसके लिए उसे सैलरी मिल रही है तो उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। शेड्यूल 1 में जब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन वाली ट्रांजैक्शन, वहां पर भी ये पॉइंट हमने देखा था। आपको मैं जस्ट एक बार रेफरेंस के लिए दिखाना चाहूंगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, हाउएवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात जो है वो शेड्यूल 3 के अंदर लिख दी गई कि अगर एम्प्लॉय कोई सर्विसेज दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसके अगेंस्ट उसे सैलरी मिल रही है, तो उसे जो है नेगेटिव लिस्ट में रखा गया शेड्यूल 3 में, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी बड़ी डिटेल इंटरप्रिटेशन है जिसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सपोज एक 10 साल का बॉन्ड था ना, एम्प्लॉय को निकाल सकता ना, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उससे पहले उसे टर्मिनेट कर रहा है, उसके लिए कंपनसेशन दे रहा है, आर ट्रीटेबल एज अमाउंट पेड इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो जो कंपनसेशन पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, क्योंकि वो उसे वक्त से पहले निकाल रहा है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर रहा है, तो उस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए बड़े एग्जांपल से ही देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स को परफेक्ट समझने का तरीका ही एग्जांपल्स हैं। जितने आप एग्जांपल्स रीड करेंगे उतना अच्छा। और एग्जाम में भी यही चीज आएगी कि ऐसी कोई केस स्टडी आपके सामने रख देगा और पूछेगा कि बताओ ये सप्लाई है या नहीं, तो इट इज नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3, दैट्स इट। व्हाई सो? क्योंकि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये नोट डाउन आपको पूरा ही करना पड़ेगा, सारे एग्जांपल्स हैं। या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर हु गिव वेजेस ऑन डेली बेसिस टू द वर्कर आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वर्कर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। कैजुअल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर लाइक अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी हु डिप्लॉयज देम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। होता है ना, किसी को सिक्योरिटी सर्विस लेनी है, मैंने किसी सिक्योरिटी एजेंसी से बात करी, वो सिक्योरिटी गार्ड्स भेज देंगे, ये सुनो। तो ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है, और इस पे भी किसी भी तरीके का जो सिक्योरिटी गार्ड्स सिक्योरिटी एजेंसी ने हायर कर रखे हैं उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सपोज ई स्कॉलर्स ने सिक्योरिटी सर्विसेज ली किसी सिक्योरिटी एजेंसी से, ठीक है, तो उस पे तो ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी ने जो अपने पास सिक्योरिटी गार्ड्स रख रखे हैं, ठीक है, जिनको हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं, वो जो है सर्विस दे रहे हैं एक तरह से सिक्योरिटी एजेंसी को, उनकी इंस्ट्रक्शन पे वो कहीं पर भी जाए, बट वो एक तरह से सर्विस तो सिक्योरिटी एजेंसी को दे रहे हैं, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सिक्योरिटी गार्ड जो सर्विस सिक्योरिटी एजेंसीज को दे रहे हैं, और सिंपल वर्ड है कि सिक्योरिटी एजेंसी को सैलरीज देती हैं इसके लिए, तो ऑब्वियसली कोई जीएसटी का मतलब नहीं होता। प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सर्विस टू अ क्लाइंट रिस्पेक्टिवली आर सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी को डायरेक्ट सर्विस नहीं दे रहे, उनके कहने पे क्लाइंट्स को जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और को सर्विस दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसी को दे रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए बार बार समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पाएगा। इसके बाद बड़े ध्यान से देखिए, ओनली सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई। सप्लाई प्रोवाइडेड आउटसाइड एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई एज सप्लाई। ये चीज क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। सपोज एक एम्प्लॉय है कंपनी का, वो सर्विस दे रहा है टू एन एसोसिएट कंपनी ऑफ द एम्प्लॉयर, देन दीज आर नॉट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दस इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। आपकी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है और आपका एम्प्लॉय जो है एसोसिएट कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जिसमें आपके 20% या उससे ज्यादा शेयर होते हैं, तो उस केस के अंदर उसे सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वो आपकी कंपनी को सप्लाई नहीं दे रहा, आपकी एसोसिएट कंपनी को दे रहा है। सिमिलरली सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस आर नॉट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है? सपोज मैंने एक टीचर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 10 मॉक टेस्ट पेपर जीएसटी के बना के दें, ठीक है, और मैंने उनको कंसिडरेशन दी 5000 रुपीज पर पेपर, जो है हमारी कंसिडरेशन डिसाइडेड इनटू 10, 50,000 रुपए मुझे उनको देने हैं, क्लियर? तो यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम हो रहा है, वो टीचर मेरे एम्प्लॉय नहीं है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। एनी अमाउंट पेड फॉर नॉट जॉइनिंग अ कॉम्पिटिंग बिजनेस वुड बी लायबल टू बी टैक्स बीइंग पेड फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ फोरबियरेंस टू इट। कोई एम्प्लॉय आपका छोड़ के जा रहा है और उसको आप इसलिए पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो सेम बिजनेस शुरू ना करे, समझ में? तो इट्स अ फोरबियरेंस ऑफ एक्ट, इट्स नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन द कोर्स और रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। वो जो आप वहां पर उसे पेमेंट करें कि भैया सेम बिजनेस करना तो शुरू मत कर दियो, तो फोरबियरेंस ऑफ एक्ट के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, समझ में? तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एसोसिएट कंपनी को सर्विस दी गई तो सप्लाई माना जाएगा, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, सप्लाई माना जाएगा, कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेगा एम्प्लॉय, इसके लिए पेमेंट करी, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर वो बेसिकली इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विस दे रहा है, लाइक प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो, उसके लिए हमने उसे कंपनसेशन पे किया, सप्लाई नहीं माना जाएगा। कैजुअल वर्कर है, उसको डेली वेजेस आ रही है, सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी सर्विसेज ने गार्ड्स रखे हुए हैं जिनको वो डिप्लॉय करते हैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं सिक्योरिटी एजेंसी ने या कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो वर्कर्स रखे हुए हैं, उनको जो पेमेंट दी जा रही है वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर अप नहीं होगी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। एक भी लाइन नहीं छोड़नी, पूरा का पूरा इसको आप हटाइए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। देखिए लॉ तो बहुत कम है, लॉ तो सिर्फ इतना है, लेकिन उसको समझने के लिए सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं और बहुत अच्छी है, सब कुछ। और देखिए जब तक आप हैंड रिटन नहीं करेंगे, सोचेंगे कि सिर्फ ठीक है पढ़ लूँ मैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, आपको कहीं ना कहीं चीज़ से नुकसान होगा। हैंड रिटन एक बार एटलीस्ट आपने जरूर करना है, लगने दीजिए जो भी टाइम लगता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, जैसे एनसीएलटी है आपका, या कोई भी ट्रिब्यूनल जैसे इनकम टैक्स के अंदर आईटीएटी है, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही है तो जो कोर्ट की फीस होती है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये भी। फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज या मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, सिंपल वे में जिनका भी सिलेक्शन बाय वोटिंग होता है, जिसकी सिलेक्शन पब्लिक वोटिंग के थ्रू होता है, एक्सेप्ट राज्यसभा जहां पर हमारे एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं, तो ये जो भी सर्विसेज फंक्शंस परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अगर कोई व्यक्ति कोई पद ले रखा है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब जो है बेसिकली नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर है। ये जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सारा आपको नोट डाउन करना है और लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक बार आप लिख भी लेंगे अपने हाथों से, आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी। ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज।
देखिए कोई भी ऐसी बॉडी जैसे नीति आयोग हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो इसके अंदर कोई भी पर्सन जो चेयरपर्सन है, जो मेन पर्सन है, चेयरमैन है बेसिकली, या मेंबर है या डायरेक्टर है उसका नीति आयोग का या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, ये क्या है बेसिकली, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो एक सेरेमनी होती है बेसिकली जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनरल और ब्यूरियल। और क्रेमेटोरियम जो ऐसी प्लेस होती है जहाँ डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाता है या जलाया जाता है। मॉर्चरी अगर हम बेसिकली बात करें तो जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज डेथ से रिलेटेड जो है इसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। देखिए लैंड अगर सेल की गई है तो लैंड की सेल पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उसमें लोकल स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो आज भी स्टेट का रेवेन्यू है। और बिल्डिंग अगर सेल की गई है तो सब्जेक्ट टू पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन सर्विस है, कंसिडरेशन रिसीव हुई है बिफोर दैट तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, आफ्टर हुई है तो सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये सुनो। तो यहाँ पर अब आप अपनी करेक्शन कर लीजिए, इसको सप्लाई ऑफ गुड नहीं माना जाएगा अगर कंसिडरेशन रिसीव होती है आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक्चुअली में उसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। सर उस समय फिर आपने सप्लाई ऑफ गुड क्यों लिखवाया? देखिए उस समय मेरी मजबूरी थी, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता कि इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आती। उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उस केस में उसके ऊपर जो स्टैम्प वैल्यूएशन है, जो लोकल रजिस्ट्री चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, वो पेबल हो जाएगी और वो स्टेट का रेवेन्यू बनेगा। तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उससे पहले कंसिडरेशन रिसीव हो जाती है तो सप्लाई ऑफ सर्विस तो माना जाएगा, उस केस के अंदर उस पे जीएसटी लगेगा, लेकिन कंसिडरेशन उसके बाद मिलती है। देखिए उस समय मेरी मजबूरी थी उस चीज को ऐसे पढ़ाना, क्योंकि अगर मैं आपको वो नहीं समझाता तो आप आईपीआर में कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें कंसिडरेशन मिली है आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो लोकल स्टेट का रेवेन्यू। तो सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग बट सब्जेक्ट टू 5B ऑफ शेड्यूल 2, क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, मतलब कोई भी एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब आपके जो है एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम जो है वो सप्लाई ही नहीं है, मतलब अगर कोई भी डिवेंचर इशू किया गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बैंक गारंटी, एफडी, अरियर्स ऑफ रेंट, तो इस पे को सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। और कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा तो किसी प्रकार का कोई जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब दो ये भी एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसके सप्लाई की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। समझ में बात? वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली इसके ऊपर भी हमने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप सारी की सारी बातें देखें, नेगेटिव लिस्ट बहुत छोटी है, पहले सर्विस टैक्स की इतनी बड़ी हुआ करती थी, 2017 सर्विसेज, फिर 19, फिर 28, इसमें तो खैर अभी सब 6 ही है, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। ये पूरा आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है सारे एग्जाम्पल के साथ, सेकंड आपको ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन बेशक इग्नोर करिए, ये पूरा आपको करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इधर से पूरा याद रखना है, डेथ से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या खास बात है, जो करेक्शन है वो आप कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपको ध्यान भी रहना चाहिए ऐसा क्यों। और उसके बाद एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम पे कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा, कोई जीएसटी नहीं है एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो एक बार ये पूरी नेगेटिव लिस्ट अच्छे से याद करके आई विल सजेस्ट यू आप इसे लिख के प्रैक्टिस कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। दो सर्विस, चलिए हमने शेड्यूल 3 में 6 एक्टिविटीज देख ली जो कि बेसिकली सप्लाई ही नहीं मानी जाएंगी। अब बी पॉइंट क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो कि एंगेज है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफाई हो सकता है बाय गवर्नमेंट कि इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन आ चुके हैं। देखिए उसी के नीचे आपके पास है activity transaction notified by government, such activities transaction undertaken by central, state or any local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by central government, वही लाइन एज इट इज लिखी हुई है। तो इस पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्या कहता है, has notified the services by way of any activity in relation to a function entrusted to a पंचायत under article 243G of the constitution or municipality under article this of the constitution for the said purpose। मतलब सीधी सी बात, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। फॉर द सीबीआईसी, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो कस्टम ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स उसका कंबाइंड बोर्ड है। तो सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनको ना सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस? ध्यान से देखिए। इंटर स्टेट मूवमेंट, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट होता है। वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, जो कन्वेंस के मोड्स है, कन्वेंस के मोड्स जैसे ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, टैंकर, ट्रेलर, वेसल्स, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, तो अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड, याद आया आपको कुछ डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर एक ही पर्सन वेरियस स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है तो उसे हर स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है, हर रजिस्ट्रेशन के लिए वो एक सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। तो अगर बड़े ध्यान से देखिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि अशोक लाइलैंड, अब उसका प्रोडक्शन हो रहा है गुजरात में, ट्रक्स बन रहे हैं और वहां से सपोज वो उनके एक ऑफिस से निकल के दूसरे ऑफिस में, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है। तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, जिसके एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, ये बेसिकली, वैसे देखो हमने पढ़ा है इंटरस्टेट मूवमेंट होता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर अगर गुड्स जाते हैं तो उस पर जीएसटी लग जाता है, चाहे कंसिडरेशन नहीं भी है, हमने यही पढ़ा है ना। लेकिन अगर वो गुड्स कन्वेंस वाले हैं, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस की कैटेगरी में आते हैं, लाइक ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, टैंकर्स, और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेयर हाउस में ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो प्रोडक्शन तो किसी स्पेसिफिक प्लेस पे हो रही होगी, सपोज गुजरात में प्रोडक्शन हो रही है। अब प्रोडक्शन होने के बाद जाएंगे तो वो कंट्री के हर पार्ट में ना जगह जगह वेयर हाउस के अंदर जाएंगे। तो उन्होंने यही बोला कि अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस का बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसको हम अभी ना सप्लाई ऑफ गुड मानेंगे, सप्लाई और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। दो हमने ये बात पढ़ी थी, क्या को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, स्टॉक ट्रांसफर्स और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई, लेकिन यहाँ पे सीबीआईसी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने बोला इसे हम सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस नहीं मानेंगे, चाहे वो कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स के हो या फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो, किसी भी पर्पस से हो, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस अगर है इंटरस्टेट मूवमेंट तो उसको नहीं माना जाएगा। क्या, ना सप्लाई ऑफ गुड ना सप्लाई ऑफ सर्विस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो, समझ में आएगा। सेम इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है रिक्स का, टूल्स का, स्पेयर्स का, ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक ट्रेन्स का, तो उसको भी ना सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, समझ में आएगा। जनरली सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फैक्ट्री लगी हुई है 3-4 लोकेशंस पे आपकी, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, क्रेन्स आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं, तो उस केस के अंदर ये नहीं है कि क्रेन दिल्ली में है, कल आपकी जयपुर जा रही है तो उसको एक इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया गया और उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आएगा। हाँ, अगर किसी को बेचने के मकसद से जा रही है, सपोज गुजरात से 10 ट्रक निकले क्योंकि मिस्टर ए ने महाराष्ट्र में खरीदा है उनको,
ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है तो फिर उसे नहीं माना जाएगा। सेम वे सपोज क्रेन है, आप ही की कोई साइड राजस्थान में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, वो क्रेन का मूवमेंट हो रहा है बार-बार, ठीक है, तो उस केस के अंदर दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को बेच रहे हो तो बात अलग है। तो बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा, आगे आपको इसमें और कुछ ये रहने दीजिए, ठीक है, सो जितना मार्क किया उतना कर लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ये एक सर्कुलर है सीबीआईसी का और अच्छा सर्कुलर है, वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस पे ऐसे किसी इंटरस्टेट जीएसटी उन्होंने एग्जाम्प्ट किया है। वैसे तो धीरे धीरे शायद सारे गुड्स को लिया है। तो ध्यान रखना है, दो सर्विसेज नोटिफाइड है, पंचायत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज है और बेसिकली म्युनिसिपैलिटी की, और उसके बाद सीबीआईसी का जो नोटिफिकेशन है दो सर्विसेज को बेसिकली ना वो सप्लाई ऑफ गुड मानता है और ना सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसी के साथ आपकी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि जो थर्ड है पॉइंट, इसके अंदर सिर्फ ये बात लिखी गई है कि सब्जेक्ट टू 112 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जो है ऐसा कर सकती है कि कोई चीज जिसको सप्लाई ऑफ गुड माना जाता है अब उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, या सप्लाई ऑफ सर्विस जिसको माना जाता है उसको अब सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उसका स्टेटस चेंज कर सके कि इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग इट टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड नाउ अब उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और वाइसा वर्सा। तो यही चीज इसके अंदर लिखी गई है, मे एक्सटेंड द स्कोप ऑफ जीएसटी। क्लियर है? श्योर। तो बेसिकली इसी के साथ ये हमारी की पूरी जो डेफिनेशन है सप्लाई की वो कंप्लीट होती है। फटाफट एक बार ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिए फास्ट। जो हाईएस्ट चलिए बात करते हैं कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई की। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप फोन खरीदते हैं, फोन के साथ चार्जर फ्री आता है, तो एक उसमें प्रोडक्ट है फोन, एक उसके अंदर है चार्जर। अब सपोज फोन पे लेट अस अज्यूम जीएसटी रेट है 18% और चार्जर पर है सपोज 28%। तो इशू सामने ये आता है कि हम पूरा कॉम्बो आपको 5000 का मिल रहा है, कोई भी आप लेते हैं फोन तो उसमें चार्जर फ्री आता है। नाउ इशू राइजेस कि 5000 पे हम 18% से जीएसटी चार्ज करें 28% से, क्यों? क्योंकि उसमें फोन भी और चार्जर भी है। तो लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर कि दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जहां पर आप एक से ज्यादा गुड्स जो है सप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर नेचुरली बंडल्ड। आपने जानबूझ के नहीं किया, ये जरूरी है, फोन के साथ चार्जर देना जरूरी है, अदरवाइज फोन की सेल नहीं होगी। जिसमें से कोई एक कंपोनेंट जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या है जिसके लिए कस्टमर पैसा दे रहा है? फोन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सप्लाई। तो वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। टैक्स लायबिलिटी फिर किस हिसाब से निकलेगी? तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जैसे यहाँ पे चार्जर और फोन है, तो प्रिंसिपल क्या है इसमें? फोन है, तो उसका जो रेट है उस हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। मतलब 5000 पे 18% से जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा। टैक्स लायबिलिटी शैल बी द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जांपल चार्जर सप्लाइड अलोंग विद मोबाइल फोन्स। समझ में आ गई बात? श्योर, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है आपकी मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? जहां आप एक ही पैकेज के अंदर मल्टीपल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बट दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। लेट अस टेक एन एग्जांपल, टूर एंड ट्रैवल। अब जब आप टूर एंड ट्रैवल की बात करते हैं तो आजकल होता क्या है कि वो आपको एयर टिकट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वहाँ पर आपको खाना पीना भी, जितनी भी रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, होटल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सुनो, उसके बाद साइट सीइंग भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट पूरा का पूरा पैक वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सप्लाई होती है बट दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, वो बंडल्ड नहीं है नेचुरली, मतलब किसी ने अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपनी चीज़ बना दी। समझ में आएगा? तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड सप्लाई। वही चीज़ नेचुरली बंडल्ड है, कंपल्सरी। नेचुरली बंडल्ड का मतलब है कंपल्सरी है, आप समझ रहे हैं? मिक्स्ड सप्लाई का मतलब नॉट नेचुरली बंडल्ड, मतलब कंपल्सरी नहीं है। अब देखिए इसमें ना बहुत आप कह सकते हैं डिबेटेबल इशू है कि वेदर इट विल बी कंसीडर्ड एज कंपोजिट और इट विल बी कंसीडर्ड एज मिक्स्ड सप्लाई। तो वैसे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रखे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अगर हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, क्वेश्चन करते हुए कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिट सप्लाई में चीजें नेचुरली बंडल होती हैं, जबकि मिक्स्ड सप्लाई में नेचुरली बंडल नहीं होती। हम जानबूझ के एक ऐसा पैक तैयार कर देते हैं जिसमें मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिले। जैसे छोटा सा एग्जांपल, हमने क्या किया, यहाँ पर बच्चों को कोचिंग भी प्रोवाइड करी, साथ में हम उनको पीजी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें, ताकि कोई भी बच्चा दिल्ली के बाहर भी है और वो हमारे यहाँ के पढ़ना चाहता है तो हम कोचिंग और पीजी फैसिलिटी दोनों से प्रोवाइड करें। तो दिस इज अ मिक्स्ड सप्लाई, दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंपोजिट सप्लाई। ये हमने दो चीजों को जबरदस्ती मिक्स किया हुआ है ताकि जो हमारा कोचिंग सेंटर है वो ज्यादा अच्छा रन कर सके, हिंदुस्तान के जितने बच्चे हैं वो हमसे पढ़ सके। तो हमने ये एक तरह से क्या बना दिया है, मिक्स्ड सप्लाई बना दिया। ये कंपल्सरी नहीं है दोनों को ज्वाइन करो। आप मेरी बात समझ रहे हो? नेचुरली बंडल और नॉट नेचुरली बंडल, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स्ड। दो देयर मे बी लॉट्स ऑफ डिबेट ऑन दिस वेदर इट इज नेचुरली और नॉट नेचुरली, बट हमें अभी उस डिबेट के अंदर नहीं जाना, वो काफी एक्सपर्ट लेवल का गेम है, अभी हमें प्लीज उसमें एंटर नहीं करना, नहीं तो हम बेसिक से अपने हट जाएंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर कोई चीज नेचुरली बंडल है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जरूरी है उस तरीके से प्रोवाइड करना, दूसरे तरीके से करेंगे तो बिजनेस पे इफेक्ट आ जाएगा बहुत ज्यादा, कंपोजिट सप्लाई है। बट अगर वो नेचुरली बंडल नहीं है, हमने खुद बनाई है, तो वो मिक्स सप्लाई। दो कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, हर चीज को इंडिपेंडेंटली सप्लाई किया जा सकता है। कोचिंग आप अलग दे सकते हैं, पीजी फैसिलिटी अलग दे सकते हैं, सेम वे टूर एंड ट्रैवल में एयर टिकट अलग जा सकते हैं, रेस्टोरेंट अलग जा सकते हैं, होटल साइट सीइंग अलग जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि फोन के साथ चार्जर अलग नहीं जा सकते? देखिए कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है। अब आप फोन लेने जाएं और उस समय बोले भैया 5000 का फोन है, 400 रुपए अलग से चार्जर के देने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा आप समझ रहे हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट जोन नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर कई बार आप बुक करवाने जाते हैं, भैया हमें सपोज घूमने जाना है, मलेशिया घूमने जाना है, तो आपने बोला अच्छा सिर्फ टिकट्स लेते हैं तो क्या कंप्लीट पैक लेते हैं तो क्या ये बुक करवाते हैं तो क्या, कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली। टैक्स लायबिलिटी कैसे राइज? शैल बी द रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्स। मतलब समझे, बेसिकली अगर एयर टिकट पे 18% है, रेस्टोरेंट पे 28% है, होटल पे सपोज 12 है, साइट सीइंग पे 5 है, तो हाईएस्ट है रेस्टोरेंट वाला, तो ये 28% जो है पूरी की पूरी वैल्यू पे 28% से टैक्स लगेगा। तो जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो पूरे के पूरे उस पे एप्लीकेबल होगा। एग्जांपल, गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ चॉकलेट, कैंडी, स्वीट्स एंड बैलून्स। ये जनरली आप देखते होंगे जो बेसिकली बेकरी शॉप्स होती हैं या केक्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ गिफ्ट पैक्स ऐसे छोटे बने होते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों के लिए, और उनका जो कंबाइंड पैक है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है मिक्स्ड सप्लाई का। क्लियर? तो हमें सर इस वीडियो में मेन बात क्या ध्यान रखनी है? हमें मेन ध्यान रखनी है नेचुरली बंडल है कंपोजिट सप्लाई, जो टैक्स लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल सप्लाई से निकलेगी। टू और मोर सप्लाईज नेचुरली बंडल नहीं है, इंडिपेंडेंटली सोल्ड हो सकती है, तो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी फ्रॉम द रेट दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। इसका एग्जांपल देखिए, परफेक्ट तरीका है, इसी को आप करें, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करी हुई है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एग्जांपल जो है ये एक बार आप दोनों कर लीजिएगा मिक्स सप्लाई के, ठीक है। सेम वे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई जो है उसके आपको ये 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं कंपोजिट सप्लाई के, ठीक है। ये एग्जांपल है कंपोजिट सप्लाई के, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत सिंपल से आपको समझाने के लिए, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल्स इधर ये आपको मिक्स सप्लाई के एग्जांपल, पहले आप ये टेक्स्ट उतारिएगा, फिर कंपोजिट सप्लाई के नीचे आपको ये 3 एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद
जो मिक्स्ड सप्लाई है उसके नीचे आपको ये एग्जांपल्स लें। समझ में आई बात? श्योर। फटाफट इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए एक डिपार्टमेंट का लेटेस्ट सर्कुलर है उसको एक बार समझते हैं। मैंने आपके लिए कंसाइज करने की कोशिश की है। देखिए अगर प्रिंटिंग हो रही है पैम्फलेट्स की, ब्राउचर्स की, एनुअल रिपोर्ट्स की या बुक्स की, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट अगर प्रिंटिंग हो रही है प्रिंटेड एनवलप्स की, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स, वॉलपेपर, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइड माना जाएगा। सपोज हमें कुछ अपने पैम्फलेट्स प्रिंट कराने, हमने डिजाइन अपना दे दिया, फिर प्रिंटर जो है अपना मटेरियल यूज करता है और उसको अपनी मशीन में प्रिंट करके हमें दे देता है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट सपोज हमें अपनी बुक्स भेजने के लिए प्रिंटेड बॉक्सेस प्रिंट करवाए बनवाए, तो प्रिंटेड बॉक्सेस अगर हमने बनवाए हैं किसी प्रिंटर से, सप्लायर से, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो इसमें बेसिकली अभी 4 आइटम ध्यान रखिएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, बाकी सब तो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसमें भी बुक्स पूछा जा सकता है। ठीक है। हेयर कंटेंट टू बी प्रिंटेड विल बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, कि उस पे क्या छापना है। ऑब्वियसली बुक छाप के देगा ना प्रिंटर, उसमें छापना के अंदर क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा वो तो कस्टमर प्रोवाइड करेगा। तो कंटेंट टू बी प्रिंटेड विल बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर एंड अदर इनपुट्स आर अरेंज्ड बाय सप्लायर। ठीक है। तो ये आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, प्लीज इसको बना लीजिएगा। इसके बाद है एक्टिविटी ऑफ द बस बॉडी बिल्डिंग। ये क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली ट्रक्स होते हैं या बसेस होती हैं, उसका जो चेसिस होते हैं ना, जो एक आपके चेसिस आप समझे जिसके ऊपर पूरी बॉडी टिकी होती है, तो ट्रक्स के केस में या बसेस के केस में जनरली क्या होता है, चेसिस सप्लाई करती जाती है और उसके ऊपर क्या डिजाइन बनवाना है, किस तरह का आपको ट्रक बनवाना है, किस तरह की बस आपको बनवानी है, वो डिसाइड करता है जो भी जिसने भी उसे परचेज किया। तो जो ऊपर आप एक स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं ट्रक का या बस का, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। ठीक है। तो उसे क्या माना जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई सप्लाई ऑफ गुड सर्विस की बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, दैट्स इट। रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स, ये क्या है, अगर कोई पुराने टायर सप्लाई करता है, जनरली आपने देखा होगा जो पुराने टायर्स होते हैं इनके भी डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पुराने टायर्स इकट्ठे करते हैं और जहां पर रिट्रेडिंग का प्रोसेस होता है वहां उसे सप्लाई कर देते हैं। तो जो पुराने टायर्स को सप्लाई कर रहा है फैक्ट्रीज के अंदर जहां उन्हें ठीक किया जाएगा, तो जो पुराने टायर को सप्लाई कर रहा है वो माना जाएगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, और जो फिर उनको ठीक करेगा वो माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो है सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है। समझ में आई बात? श्योर। तो ये आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए सारा का सारा, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब आप अपनी बुक उठाइए और जो भी क्वेश्चन है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं जीएसटी एंड रोल ऑफ जीएसटी डिजाइन की। इसमें 3 से 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन है वो आईटी पे डिपेंड करता है। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है gst.gov.in जो कि मैनेज की जाती है जीएसटी के द्वारा। जीएसटी क्या है, इट्स अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई गई है जिसका काम क्या है, जिसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर इजी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सके। जो भी सप्लायर को टैक्स डिपॉजिट करवाना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, वो सब एक कॉमन हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू देख सके, स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू देख सके, तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर जो कि सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, स्पेशल पर्पस व्हीकल, a company incorporated under the provisions of Section 8 of Company Act called the GST has been set up to cater the needs of GST. The GST provides a network shared IT infrastructure and services to central and state government taxpayers and other stakeholders. Common portal कौन सा, gst.gov.in, a website managed by GST has been set up by government to establish a uniform interface for the taxpayer and a common and shared IT infrastructure between the center and states. The GST portal is accessible over internet by taxpayers, their CAs, tax advocates, and internet by tax officials. The portal is one single common service. The common GST system provides linkage to all states, UT commercial tax department, central UT मतलब यूनियन टेरिटरी, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी, सबके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। प्राइमरी जीएसटी स्टैंड्स प्रोवाइड्स 3 फ्रंट एंड सर्विसेज टू द टैक्सपेयर, नेमली रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्सपेयर को 3 सर्विसेज मिलती हैं, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिटर्न की। फिर फंक्शंस ये वही हैं। ठीक है। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रिक पोर्टल फॉर फर्निशिंग इलेक्ट्रॉनिक वे बिलिंग, दैट इज www.eWaybill.gst.gov.in, मैनेज्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये करने की जरूरत नहीं। ई-वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये क्या है सर, ये अभी आप देखेंगे, सुना होगा आपने इसके बारे में। ई-वे बिल क्या होता है कि अगर आपको मूवमेंट करनी है गुड्स की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ट्रांसपोर्ट में गुड्स जा रहे हैं, तो उसका आपको इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट से जाके बिल जनरेट करना होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, सपोज आपने एक बिल बनाया और ट्रक में माल दे दिया और ट्रक वाले को वो बिल दे दिया कि रास्ते में कोई अगर रोके तो वो बिल दिखा देना। बिल वहां पहुंचा, उसने ट्रक बिल फाड़ के फेंक दिया, कोई इसका रिकॉर्ड तो है नहीं ना, आपने डुप्लीकेट बिल बना के दे दिया तो क्या कर लेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, ई-वे का सिस्टम लाया गया कि आप वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से बिल जनरेट करिए और यहाँ से आपने बिल एक बार जनरेट कर दिया तो उसे डिलीट नहीं कर सकते। अब या इस वेबसाइट से जो आपने बिल जनरेट किया वो बिल जनरेट करके ही गुड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह की जा सकती है। इससे होगा क्या कि कोई डुप्लीकेट बिल नहीं बना सकता, क्योंकि एक बार वो अगर सर्वर पे जनरेट हो गया तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। और रास्ते में अगर कोई चेकिंग के लिए रोकता है तो आपको वो ई-वे बिल ही दिखाने, कोई दूसरा बिल जो है वो माना जाएगा कि नहीं है। ई-वे बिल जनरेट करोगे तभी माना जाएगा कि हाँ वो वैलिड है, और इससे कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। तो इसलिए ई-वे बिल का सिस्टम लाया जा रहा है। ये थ्योरी एक बार तैयार कर लीजिएगा 3 से 4 नंबर की। इसके बाद देखिए 2 नंबर का पूछा जा सकता है कंपनसेशन सेस। ये क्या होता है, बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम या डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला, तंबाकू, ठीक है, इरेटेड वाटर क्या होता है जिसमें एयर ऐड की जाती है, जो कार्बोनेटेड वाटर हो गया, आपका सोडा हो गया, तो इनके ऊपर कंपनसेशन सेस जो है वो लगाया गया है। जीएसटी कंपनसेशन सेस स्पेसिफाइड रेट हैज बीन इम्पोज्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स कंप्यूटेड ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कंपनसेशन सेस इज लेविएबल ऑन इंट्रास्टेट सप्लाइज एंड इंट्रास्टेट सप्लायर विद द व्यू टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। एक्चुअली देखिए पान मसाला तंबाकू बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट्स के लिए, लेकिन मतलब इस पे आप समझो 75% तक टैक्स की वसूली थी। अब जीएसटी में आने में तो मैक्सिमम रेट 28% है। तो वो जो एक लॉस ऑफ रेवेन्यू है उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस, जो ऐसी चीजें थी जिसपे स्टेट को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता था, 40, 50, 60% तक टैक्स लेती थी स्टेट। अब क्योंकि मैक्सिमम में जीएसटी रेट ही 28% है, उससे ऊपर ले नहीं सकते आप जीएसटी में, तो इसीलिए कंपनसेशन सेस लाए कि कुछ चीजों पे हम कंपनसेशन सेस लगाएंगे विच इज ओवर एंड अबव द जीएसटी, सो दैट जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो कंपनसेट किया जा सके। तो ये थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करिएगा। नहीं लगे
चलिए अब हम ऐसी दो ट्रांजैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिसको लेके डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी की है, सर्कुलर जारी किया है कि इनको हम जीएसटी के दायरे में नहीं लेते। ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लाइसेंस 11/10/2019 का सर्कुलर है, ये सर्कुलर नंबर है 121/40/2019, जिसमें ये बताया गया है कि देखिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ये बेसिकली एल्कोहल शॉप्स खोलने के लिए लाइसेंस ग्रांट करती हैं और लाइसेंस ग्रांट करने के अगेंस्ट वो एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करती हैं। तो ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं ना तो उसे सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लाइसेंस का केस है तो उस पर किसी भी प्रकार से कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके बाद 11 सितंबर 2019 का एक सर्कुलर है, वो क्या कहता है बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने देखा होगा कि जनरली मंदिर में या किसी धर्मशाला के अंदर डोनर का नाम मेंशन होता है कि इस मूर्ति की स्थापना श्री राम ने अपने परम पूज्य पिताजी की याद में करवाई, या धर्मशाला में लिखा होता है इस कमरे का निर्माण कार्य श्री श्याम ने अपनी माता जी की याद में करवाया, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो उसी को लेकर सर्कुलर है कि डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग नेम प्लेट्स ऑफ डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में नेम प्लेट्स जो डिस्प्ले की जाती हैं डोनर की, अगर वो एज ए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड की गई हैं कि हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं एंड इट्स नॉट एम्ड टू गिविंग पब्लिसिटी, और उसका मकसद पब्लिसिटी देना नहीं है किसी को, तो नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन सच कंसिडरेशन। तो जो भी डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मिली है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सिंपल सी बात, तीन बातें ध्यान रखनी है। गिफ्ट और डोनेशन मिला है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, पेमेंट जो है वो गिफ्ट नेचर की है, मतलब डोनर ने उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया, और जो पर्पस है वो बेसिकली फिलैंथ्रोपिक है। यहाँ एच आएगा, पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, मतलब पर्पस जो है वेलफेयर करना है, ना कि कोई कमर्शियल गेन लेना, एडवर्टाइजमेंट लेना। ये पर्पस नहीं है, पर्पस फिलैंथ्रोपिक है, मतलब कुछ वेलफेयर करना है किसी का, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर एग्जाम में आपसे इस पे क्वेश्चन आता है कि डिस्प्ले ऑफ नेम हुआ है बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वो जीएसटी में आएगा? तो आप ये तीनों कंडीशन जरूर मेंशन करके आएंगे और ये पॉइंट भी उसमें जरूर लिखकर आएंगे, ठीक है। फटाफट इसको जो है आप नोट कर लीजिए फास्ट।